Hello everyone, welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला। So my dear class 10th students, आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिकली ब्रेन डेवलपर को। यस डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके पांचों चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट ए में 5 चैप्टर आपको दिए गए हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर बेसिक राइटिंग स्किल्स तक। उन पांचों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, एक्सरसाइजेस हो सकती है, वो सभी आपकी बुक में यूनिट खत्म होने के बाद दिया हुआ है ब्रेन डेवलपर के नाम से। तो बेसिकली इसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर, एंड होप आपने प्रीवियस सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे क्योंकि सभी के वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आईटी थॉरली इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं योर पार्ट बी फर्स्ट यूनिट। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और यदि उसके वीडियो लेक्चर्स चाहते हो तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का। आज जो ये है लास्ट वीडियो है जिसमें हम ब्रांड डेवलपर को डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है, आपको पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में भी जो आपका पेपर होगा वो सेक्शन वाइज होगा। तो ये जो पार्ट आपकी बुक में हर यूनिट के बाद दिया हुआ है ना, वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। तो ये हर एक यूनिट के बाद आपको मिलेगा जो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप या तो स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर बुक खोल के बैठ जाओ, टिक मार्क करते चलना आंसर्स को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। सेक्शन 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड क्वेश्चन इज which of the following functions of verbal communication is incorrect। ऑप्शंस हैं आपके सामने और इनमें से बताना है कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से क्लियर है, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, जो भी आइडिया आपके माइंड में है, जो भी थॉट आपके माइंड में है, वर्ड्स के फॉर्मेट में आप या तो ओरली बोलते हो या फिर रिटन वे में कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, अब इसके लिए आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो। जब आपको इमरजेंसी में क्विकली किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं। तो फेस टू फेस टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होता है वो ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। और जो मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मैम हमने 2 टाइप के कम्युनिकेशंस डिस्कस कर लिए थे, है ना, कौन कौन से, ओरल एंड रिटन। अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में आप स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, स्पोकन वर्ड्स का। वहीं रिटन कम्युनिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप रिटन सेंटेंसेस, रिटन वर्ड्स का यूज करते हो। ये फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसमें आपके पास में प्रूफ होता है ना, फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो। और ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, मतलब आप इमरजेंसी में किसी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप ओरल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो हमने मैम डिटेल में पढ़ ही लिया था, चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। अब इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अभी आपने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। चैप्टर के वीडियोस नहीं भी देखे तो आपको मैंने यहाँ भी क्लियर कर दिया। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना आंसर बताने के पहले कि हर एक वीडियो में आपका रिवाइज होता है। जैसे यदि आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे या आपने देख भी लिया है, चैप्टर 1 कर भी लिया है, तो ये जो पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ इसमें आपका चैप्टर रिवाइज भी होगा और साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर्स को भी कर पाओगे सॉल्व, है ना, कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस डिफाइन रियलिटी। वर्बल कम्युनिकेशन रियलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करता है। वर्बल कम्युनिकेशन हिंडर्स मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप। Verbal communication can be used to reward and punish, and verbal communication helps to organize complex ideas। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है ऑब्वियस मैम सामने ही दिख रहा है, दैट इज सी। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू रिवॉर्ड एंड पनिश। वर्बल कम्युनिकेशन ना तो रिवॉर्ड और ना तो पनिश के लिए यूज किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों चीजें करेक्ट है ना। वर्बल कम्युनिकेशन रियलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसके भी साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उससे बातचीत करते हो, अपने आइडियाज को, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, थॉट्स हैं, आपका नॉलेज है, उसे आप शेयर करते हो, रियलिटी को कुछ ना कुछ डिफाइन करते हो।
वर्बल कम्युनिकेशन हिंडर मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, ऑब्वियस, जब आप किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो तो मेंटेनेंस, आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज, यस, जो भी आपके दिमाग में यदि कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं तो आप बातचीत करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हो एक प्रॉपर मैनर में। ओके, तो बेसिकली इतना अच्छे से क्लियर हो गया, तो कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी, कम्युनिकेशन के टाइम पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट तो होनी चाहिए, और उसके साथ कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑप्शंस इनकम्प्लीट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, नीट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, या कॉम्प्लेक्स एंड टू द पॉइंट। कैसी बात कर रहे हो मैम, कॉम्प्लेक्स तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, नीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट नहीं होगी, तो ऑब्वियस जो इन्फॉर्मेशन होगी कम्युनिकेशन करते समय वो कंप्लीट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, दैट इज कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस जब आप कंप्लीट कन्वर्सेशन करोगे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रिसीवर के लिए भी, और कहीं ना कहीं इफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप उसे कह सकते हो, है ना। तो हमेशा हमने 7 C's पढ़े थे, उन 7 C's में कंप्लीट और कॉन्साइज पढ़ा था, तो कॉन्साइज में टू द पॉइंट बात करनी है और कंप्लीट में आधी अधूरी बात नहीं कहनी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव यूजिंग एड्स, वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है किस टाइप के एड्स की मदद से, ऑप्शन ए हियरिंग एड्स से, स्पीकिंग एड्स से, विजुअल एड्स से, या वर्बल एड्स से। तो विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव बनता है कब, जब आप किसी चीज़ को इमेज के साथ में समझा रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को एनहांस करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, विजुअल। हमने पढ़ा था 3 टाइप के कम्युनिकेशन देखे थे, याद होगा आपको कौन कौन से 3 टाइप के कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर लिए थे भाई। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और साथ ही हमने विजुअल कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया था। तो आप यदि वर्बली कम्युनिकेट करते हो और उसमें यदि नॉन वर्बल को ऐड कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन यदि आप वर्बल के साथ में विजुअल कम्युनिकेशन का ऐड कर लेते हो तो भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई समझ में नहीं आती उतनी ज़्यादा पिक्चोरियल फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में समझ में आ जाती है। कोई चीज़ यदि पैराग्राफ में आपके सामने रख दी जाए और पढ़ो और समझो कहा जाए तो नहीं समझ में आएगी, है ना। लेकिन वही चीज़ जब आपके सामने इमेज के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में होगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाता है, जो विजुअल एड्स होते हैं वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है ना। बाकी हियरिंग तो ये किसका काम होता है, ये तो रिसीवर का काम होता है, जो ऑडियंस बैठी रहती है उनके पास लिसनिंग स्किल्स, हियरिंग स्किल्स होने चाहिए, है ना। नाउ फीडबैक रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव, फीडबैक रिजल्ट्स करता है किस चीज़ के इफेक्टिव होने में, डैश, लिसनिंग, रीडिंग, शाउटिंग या स्पीकिंग। तो ऑब्वियस मैम फीडबैक कब मिलता है ये बताओ। फीडबैक तभी मिलता है जब आप किसी से अपनी बातें कह रहे हो और वो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है, तभी तो वो आपको सही फीडबैक देगा या गलत फीडबैक देगा। यदि वो आपकी बात को नहीं सुनेगा तो वो फीडबैक ही नहीं देगा, है ना। जैसे आप सपोज किसी अपने फ्रेंड से कुछ कह रहे होते हो और फ्रेंड का माइंड कहीं और ही है, ठीक है, आप उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो कि यार आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दो, लेकिन आपका फ्रेंड तो कहीं और ही खोया हुआ है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो आपकी बात प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ वो आपसे बात कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं सुन रहा है। तो जब आप उससे पूछोगे कि भाई अब क्या करना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन तो बता, तो उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ समझा ही नहीं, तो वो आपको क्या फीडबैक देगा। तो फीडबैक तभी मिलता है जब रिसीवर आपकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फीडबैक रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंड। तो जब रिसीवर आपकी बात को सुनेगा तभी तो आपको सही तरीके से फीडबैक कर पाएगा, तभी तो आपको सही तरीके से बता पाएगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, तुम ये कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव ये है, तुम ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। बिल्कुल वैसे जैसे टीचर से आप कुछ क्वेश्चन करते हो, कोई डाउट सॉल्व करते हो, तो टीचर यदि ध्यान से आपके डाउट्स को सुनता है, समझता है, तभी तो आपको आंसर प्रॉपर्ली दे पाता है ना। तो वहाँ पे लिसनिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि रिसीवर के पास लिसनिंग स्किल्स है तो आपको हमेशा प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। ओके, फीडबैक तभी मिलेगा, और फीडबैक से ही क्या होता है, फीडबैक से ही जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो इफेक्टिव होती है। चलिए, नाउ द कम्युनिकेटर मस्ट सीक डैश टू चेक दैट द मैसेज वॉज क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ से पूछा है जो कम्युनिकेटर है
वो हमेशा ये चेक करता है कि मैसेज आपका क्लियरली अंडरस्टूड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये किसके थ्रू चेक किया जाता है? कम्युनिकेटर कैसे पता लगाता है कि भाई मेरी बात रिसीवर ने सुनी है या नहीं सुनी है? ध्यान से जब वो उसको फीडबैक देता है ना, ऑब्वियस अभी हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, बट दोनों क्वेश्चन में पूछने का तरीका देखो आप कैसा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे? कम्युनिकेशन बैरियर, फीडबैक या आइडियाज? तो ऑब्वियस मैम यहाँ पे आएगा फीडबैक। द कम्युनिकेटर मस्ट सीक फीडबैक। उसको फीडबैक से ही पता चलता है कि जो सेंडर ने बात की है वो रिसीवर ने प्रॉपरली सुनी है या नहीं सुनी है। उसके फीडबैक से वो जज कर लेता है, चेक कर लेता है ना। तो जब आपके फ्रेंड से आपने अपनी सारी बातें कही और यदि उसने सही फीडबैक नहीं दिया या कोई फीडबैक ही नहीं दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, तभी तो उसने मुझे कुछ फीडबैक नहीं दिया है ना। तो बेसिकली यहाँ पर फीडबैक मिलने का मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आप बातचीत कर रहे हो, वो क्या है? इफेक्टिव है। आप दोनों का उतना ही इन्वॉल्वमेंट है उस कम्युनिकेशन में जितना सेंडर का है और उतना ही रिसीवर का भी है। तो यदि सेंडर मैसेज डिलीवर करता है तो रिसीवर को केयरफुल लिसन करना है, उसके पास लिसनिंग स्किल होने चाहिए, तभी वो फीडबैक प्रॉपरली सेंड कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरफियरेंसेस व्हिच ऑकर ड्यू टू एसेंट, स्पीच डिसऑर्डर्स और सिंबल having multiple meanings for the sender and the receiver of the message are called barriers। अब इसमें किस टाइप के बैरियर की बात हो रही है वो आपको बताना है। The interferences which occur due to accent, speech disorders or symbol having multiple meanings for the sender and the receiver of message are called such barriers। ऑप्शन है non-verbal, linguistic, physical या ideas। वो इंटरफियरेंस जो कि आपके कम्युनिकेशन के टाइम पर ऑकर होते हैं रिलेटेड विथ योर स्पीच डिसऑर्डर्स, ठीक है, या कोई सिंबल जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है, तो मैसेज को अंडरस्टूड करने में जब परेशानी हो रही है, तो उस टाइप का जो इंटरफियरेंस, उस टाइप का जो ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम ऑकर होती है कम्युनिकेशन में, वो कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर कहलाता है? नॉन वर्बल, लिंग्विस्टिक, फिजिकल या आइडियाज? ऑब्वियस मैम इसे हम लिंग्विस्टिक जो बैरियर है वो कहते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स का मतलब हो सकता है कि रिसीवर आपकी बात को सुन नहीं पा रहा हो, किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्पीच है, आपकी जो वॉइस है वो क्लियरली नहीं आ रही हो, है ना, आपका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा है, आपका टोन ऑफ वॉइस सही नहीं हो, ठीक है, या फिर आप जो सिंबल से जो इंडिकेट करना चाह रहे हो उसके दो मतलब निकलते हो, आप जो समझाना चाह रहे हो वो नहीं समझ पा रहा हो, आप इंग्लिश में बोल रहे हो वो कोई और लैंग्वेज समझता हो, तो आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन या तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बैरियर्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ठीक है, जो हमने मैसेज फॉर्मेशन के टाइम पे जो ऑकर होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज के टाइम पे, मैसेज को फॉर्म करते समय जो प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही हैं, जो बैरियर्स आ रही हैं, वो लिंग्विस्टिक बैरियर्स के नाम से आप जानते हो। उसमें आपका टोन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। बाकी फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो सिचुएशंस आसपास होती हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे नॉइज क्रिएट होना, ठीक है, पुअर लाइटनिंग की वजह से, या फिर सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो आप बातचीत नहीं कर पाते हो, तो ये फिजिकल बैरियर्स में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, डैश ऑफ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा इनमें से 10%, 20%, 55% या 50% मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बॉडी लैंग्वेज से आता है। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज उठ के आ सकते हैं, है ना। अब यदि मैं इसको नॉर्मल वे में समझाऊं, मतलब मैं बोर्ड की तरफ भी नहीं देखूं, बस आपसे बोलती चली जाऊं, बिना आई कांटेक्ट के, बिना कोई हैंड गेस्चर पोस्चर्स के, बिना प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के, तो क्या आपको चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं। लेकिन जब मेरा टोन, मेरा बात करने का तरीका, मेरे हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स और साथ ही यहाँ पर बोर्ड का जो पॉइंट करना है कि ये क्वेश्चन लिखना एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मेरे वर्बली के साथ साथ नॉन वर्बली भी अफेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जब मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और आप सभी ऑडियंस हो, आप सभी लिसनर्स हो, यदि आप सुन रहे हो, सारी चीज़ें समझ रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि मैम क्या समझा रही है, मैम बता रही है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें ये करना है, तो कहीं ना कहीं जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप अपना 100% करके आओगे, या आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सो दैट इज योर फीडबैक ना, जो मुझे मिल रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट है, इसका कितना परसेंटेज होता है किसी कम्युनिकेशन में? 10%, 20%, 55% या 50%? आप क्या मानते हो कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप वर्ड्स बोलते हो, है ना, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जो वर्ड्स आप बोल रहे हो उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है,
आपका एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसका कितना परसेंट होता है, ये कौन बताएगा, जल्दी बताओ। चलो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज 55%। मतलब हम यहाँ मान के चलें कि यदि आपका 50% वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो 50% से भी ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है। तो यदि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो हम ये मान के चलें, क्या मान के चलें कि 45% आपका वर्बल कम्युनिकेशन है और 55% जो है किसी कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। आप सपोज किसी से बातचीत कर रहे हो और वो आपको अवॉइड कर रहा है, ना वो आपकी तरफ देख रहा है, ना वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देखकर ही आप चीज़ समझ जाओगे कि भाई इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका कम्युनिकेशन मैटर ही नहीं करेगा। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जब तक सही नहीं होगा, जब तक आप सामने वाले को ये नहीं फील कराओगे कि हाँ आपकी बात, आप उसकी बात प्रॉपरली सुन रहे हो, तो आपके आई कांटेक्ट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आधी चीजें पता चल जाती है। इसीलिए इसका वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड? नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या रिजल्ट होता है, किसमें बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको क्या आउटपुट देता है? फर्स्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, यदि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है तो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो, इन्हें सुलझा सकते हो, या दोनों, बोथ ए एंड बी, या क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन जैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा मैम, फोर्थ वन इज टोटली आउट, ये रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप आपकी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, और बातचीत करने से तो प्रॉब्लम्स जो है, समस्याएं जो सुलझती हैं, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, एंड ऑब्वियस यही हमने पढ़ा है। जो फोर्थ चैप्टर हमने डिस्कस किया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमने इसके फैक्टर्स पढ़े हैं, साथ में हमने इसके पॉइंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ना, 7 C's पढ़े हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, 7 एलिमेंट्स पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में। तो उनसे हमने लास्ट में जो इसके बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, ये बेनिफिट्स का ही तो क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, सॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स, अवॉइड कन्फ्यूजन्स, ऐसे कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना, तो ये वही दिया हुआ है। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? तो कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं बताना है आपको, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंटेंट, प्रोसेस, कंटेक्स्ट या कन्विंस। तो कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होगा यहाँ पे कंटेक्स्ट। ओके, मतलब आप यदि सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट, सिचुएशन, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो रिसीवर भी उसी तरीके से उसे समझेगा। तो कंटेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तीन की फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कंटेंट, प्रोसेस एंड कंटेक्स्ट। याद है कि भूल गए हो, है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में 3 की फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं एग्जाम में, है ना? कौन से 3 फैक्टर्स थे? वो ये थे। कंटेंट में क्या करते हो जल्दी बताओ? कंटेंट में हम मैसेज को फॉर्म करते हैं, जो आइडिया आपके दिमाग में है उसे कंटेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर चाहे आप ईमेल लिखो या आप ओरली बात करो, फेस टू फेस बात करो, वीडियो कॉलिंग करो, टेलीफोनिक कॉल करो, है ना? तो मैसेज आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो, आइदर इन रिटर्न वे, इन ओरल वे, इन नॉन वर्बल वे, है ना? आप कैसे भी मैसेज को फॉर्म कर सकते हो, वो कंटेंट होता है जो प्रॉपरली डिलीवर हो। प्रोसेस में ये मैसेज डिलीवर होता है, क्या होता है? मैसेज आपका डिलीवर होता है कहाँ तक? एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसीवर तक। कहाँ तक? रिसीवर तक, ठीक है? और कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंटेक्स्ट का मतलब होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपने जो भी मैसेज फॉर्म कर लिया और उस मैसेज को भेज भी दिया रिसीवर तक, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो क्या होगा? आपका मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। या फिर ऐसा होता है कि जब आप मैसेज फॉर्म कर रहे होते हो तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ओकर होते हैं।
तो वो इन्वायरमेंट आपके लिए सेफ नहीं होता है। जैसे सपोज आपको किसी से बहुत अर्जेंट कॉल पे बात करनी है, अब जिस जगह पर आप प्रेजेंट हो एट ए टाइम वहाँ पे उस रूम पे उस जगह पर नेटवर्क नहीं आता है, अब आपको टेलीफोनिक कॉल करना है और नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो आप जो कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, आपने फ़ोन लगा भी दिया, आपने बातचीत करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या उस टाइम पे आपकी वॉइस वहां तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है, रिसीवर आपकी बात को सुन पा रहा है कि नहीं। तो कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट, जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हो, जो चीज़ें आसपास है, उनको भी ध्यान रखना है। फिर चाहे वो आपका बॉडी हो या आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड हो या वॉटएवर जो भी चीज़ हो, आपका मूड हो, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैसेज कन्वे करना है, सो दैट रिसीवर अंडरस्टैंड्स योर मैसेज। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, तो आप एक ऐसी प्लेस पे जाओगे जहाँ पे नेटवर्क आए। हो सकता है कि आप थोड़ा बाहर निकलोगे, रूम से बाहर जाओगे, बिल्डिंग से बाहर जाओगे, तो आपको नेटवर्क मिलेगा, तो वहाँ पे फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कंटेक्स्ट बेसिकली यही बताता है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम मैसेज तो फॉर्म कर लेते हैं, हम मैसेज डिलीवर भी कर लेते हैं, लेकिन यदि आप अपने आसपास का एनवायरमेंट, सिचुएशंस को ध्यान में नहीं रखते हो, तो आपके ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, वो सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, एफिशिएंट नहीं होता है। तो एफिशिएंट या इफेक्टिव कम्युनिकेशन यदि आपको करना है तो आपको कंटेक्स्ट को ध्यान रखना होगा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीनों में से। ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड डैश सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा वो स्टेटमेंट है, सेंटेंस का टाइप है एक्चुअली, है ना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो सेंटेंस का टाइप है जो ये एक्सप्रेस करता है, जिससे आप कुछ भी चीज़ें एक्सप्रेस करें, कुछ आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आपकी हैप्पीनेस को शो करें, है ना, आप सैड हो तो सैडनेस को शो करता है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही किसी चीज़ को लेकर, कुछ एक्साइटमेंट है तो उसको शो करता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस आप बनाते हो वो किस टाइप के सेंटेंस में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे वाओ, हुर्रे, यू वॉन्ट द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज और सनसेट, लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पे उसे हम क्या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, या पैसिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैम एक्सक्लेमेटरी। मैंने क्या कहा था आपसे कि 5th चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि 5th चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें पूरी इंग्लिश ग्रामर दी हुई है, और वो इंग्लिश ग्रामर आपकी बेस्ड है जो आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेकेंड से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका IT के पेपर में डिफरेंट है ना, इंग्लिश ग्रामर से अलग है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये बेसिक राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस 10% है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट है इसमें 5 टोटल चैप्टर्स हैं, जिनमें से 4 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, 10% चांसेस इसके हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स के। पर क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो ईजी टॉपिक्स लिए गए हैं, तो होपफुली आप सही टिक करके आओगे। और क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन वाइज, MCQ वाइज ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। या 2 नंबर में पूछ लेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। 2 टाइप्स के आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछ लेंगे। ओके, चलिए, तो MCQ वाला पार्ट फिनिश किया। अब बढ़ गए हम यहाँ पर सेक्शन 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स पर। सेक्शन 1 में अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है, उसी का B पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। अब एक चीज़ और अपने दिमाग में ध्यान रख लेना कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे MCQs पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। CBSE कैसा भी क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो MCQ क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही पूछेंगे। भाई CBSE घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चंस पूछता है और इसमें एक्सपर्ट है, बच्चों को कंफ्यूज करने का कहीं कोई चांस स्किप नहीं करता है। तो ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इन फिलअप्स को भी समझना, इवन हर एक चैप्टर के फिलअप्स को। तो फर्स्ट दिया हुआ है, द कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू द आई is referred to as dash communication. Conveyance of ideas and information in forms that can be seen through eye is referred to as dash communication. क्या बोलेंगे इस कम्युनिकेशन को, तो इसे हम कहेंगे मैम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, क्यों? क्योंकि कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, वो आइडिया और इंफॉर्मेशन जो आप कन्वे कर रहे हो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म दैट कैन बी सीन थ्रू द आई, ओके, इज रिफर्ड टू एज इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल 2 टाइप के हमने कम्युनिकेशन पढ़े थे कि नहीं, फर्स्ट या सेकंड यूनिट में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट, वही यहाँ पर है।
नेक्स्ट देखो, डैश फीडबैक डज नॉट इंक्लूड ग्रेड्स, मार्क्स और कोडेड सिंबल। कौन से फीडबैक में ग्रेड्स को, मार्क्स को, कोडेड सिंबल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स भी पढ़े थे, तो यहाँ आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, है ना। हमने स्पेसिफिक फीडबैक पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक पढ़ा था, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक भी पढ़ा था। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है उसमें आपके ग्रेड्स, मार्क्स, कोडेड सिंबल इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव वे में फीडबैक देते हैं। किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो बताएंगे, मतलब एक एलैबोरेटेड वे में जब आपको कोई फीडबैक देता है तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है, जिसमें आप मार्क्स, सिंबल्स, ऐसी कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हो, है ना, फीडबैक में। नाउ डैश कैन हेल्प द सेंडर जस्टिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। डैश कैन हेल्प द सेंडर जस्टिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर के रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करने के लिए सेंडर किस तरीके से हेल्प कर सकता है, कौन हेल्प करता है बेसिकली? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फीडबैक, ऑब्वियस। रिसीवर जो है वो फीडबैक भेजता है और उसी के फीडबैक के हिसाब से सेंडर उसे जस्टिफाई करता है क्या कि उसने जो लिखा है, जो बोला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो होपफुली आपको ये तीनों फिलअप अच्छे से समझ में आए। अब ये तीनों फिलअप एमसीक्यूज में कैसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है ना। सपोज मैं इसकी सेकंड फिलअप की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, है ना, ऐसे ऑप्शंस दे दिए तो आपको डिस्क्रिप्टिव टिक करके आना होगा। ऐसे यहाँ पे फीडबैक, सेंडर, रिसीवर ऐसे ऑप्शंस दे दिए तो आपको सही टिक करके आना होगा। तो होपफुली ये फिलअप्स कैसे आएंगे एमसीक्यूज में, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Now, a lack of proficiency in the language affects dash of the message. अब इसमें आपसे पूछा है नेक्स्ट वाले फिलअप में कि lack of proficiency in the language, यदि आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है और आप कम्युनिकेट किसी के साथ कर रहे हो, तो इससे कौन सा, बेसिकली इससे क्या अफेक्ट करता है ना, आपके मैसेज पे कैसा असर पड़ता है। तो ये किस टाइप का ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, आपको पता है, ये परसेप्शन, मैसेज के परसेप्शन पे अफेक्ट करता है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था, बैरियर्स में डिटेल में डिस्कस किया था। यूजिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन डैश प्रिवेंट्स नॉइज एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। यदि आप प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो तो इससे नॉइज और अदर डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड कर सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शंस, नॉइज से यदि बचना है तो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, तो आपको सिचुएशन, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर, चैनल। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको मैसेज कन्वे करना पड़ेगा और वो चैनल आपको ध्यान रखना होगा कि नॉइज या डिस्ट्रैक्शंस का उस पर असर ना पड़े, है ना। जैसे आप ईमेल का यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ें प्रिवेंट करनी है कि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, आप जो इस ईमेल आईडी तक भेज रहे हो वो पर्सन भी ऑनलाइन हो, वो भी एक्सेस करता हो, तो प्रॉपरली आपका जो है कम्युनिकेशन वो हो सकेगा। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज आर डैश बिकॉज वी कैन डिलीवर आर मैसेज कॉन्फिडेंटली। अब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज, यदि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे इंक्रीज होता है, आपके स्किल्स बढ़ते हैं। और क्या होता है, बिकॉज वी कैन डिलीवर आर मैसेज कॉन्फिडेंटली, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपना मैसेज डिलीवर करते हो। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आपके स्किल्स तो इम्प्रूव होते ही हैं, लेकिन साथ ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बनते हो आप। और जब आप किसी के साथ में कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो रेस्पेक्ट, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और आपके जो स्किल्स है वो सारी चीज़ें एक साथ इम्प्रूव करती हैं, ये मान के चलो, है ना। इसलिए तो कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। एक बार यदि कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप किसी भी चीज़ को करने में कभी भी नहीं झिझकते हो। आपको पता है ना कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप कैपेबल हो उसको करने में। ओके, तो किसी से भी बातचीत करते हो तो यदि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं कि आप किसी से भी बात करोगे, कुछ भी बात करोगे तो वो आपकी बात को ना या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बात करने का तरीका ऐसा है, इतना अच्छा है ना। चलिए, सो द मैसेज विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इफ द डैश ऑफ द कम्युनिकेशन इज क्लियर। अब नेक्स्ट फिलअप दिया हुआ है, द मैसेज विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। यदि मैसेज रिसीवर के थ्रू इजीली अंडरस्टूड हो जाता है इफ द डैश ऑफ द कम्युनिकेशन इज क्लियर। यदि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो यहाँ क्या आएगा ऑप्शन में, पर्पस। यदि आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्लियर है, यदि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर है, उसके रिलेटेड आप क्या बात कर रहे हो और रिसीवर आपको उस इंटेंशन से सुन रहा है, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय दी, और मैसेज विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय दी रिसीवर। नाउ डैश इज इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट रिलेट टू वन सेंट्रल टॉपिक। डैश इज इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। किससे आप कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं जो कि एक सेंट्रल टॉपिक से, एक मेन टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो भाई हमें अच्छे से पता है कि एक टॉपिक पे जब आपको सेंटेंसेस लिखते हो तो उसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, और एक पैराग्राफ ही होता है जो एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसमें सारे सेंटेंसेस होते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे फिलअप वाला पार्ट भी, मतलब सेक्शन ए खत्म कर दिया है। अब आ गए हम सेक्शन बी मतलब सेक्शन 2 पे, जिन पे मिलेंगे आपको कुछ आंसर एंड क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आपका पेपर भी होता है, जो बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर होगा उसमें सेक्शन ए रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन बी रहेगा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम कुछ थ्योरी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनका आंसर आपको बाकायदा लिखना होगा। एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे यहाँ पर, आप मत सोचना ऐसा कि आंसर भी आपके सामने होगा। एमसीक्यूज अपने आप में आपके मार्क्स को स्कोर करने के लिए एक रामबाण होते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार में आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं। और अगर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए एमसीक्यूज के, तो ये मान के चलो डियर स्टूडेंट 50 मार्क्स का तो पेपर, ये 25 तो एमसीक्यूज है, 25 तो आपको यूँ ही मिल जाने है ना। और इतना तो आपने पढ़ा है कि आप थ्योरी के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो तो लिख ही दोगे आराम से, है ना। तो कहीं ना कहीं जो एमसीक्यूज है ना, वो इस बार से सीबीएसई ने ज़्यादा कर दिए हैं। इस बार से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, वो बढ़ा दिए सीबीएसई ने। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम 5 यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से कि ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन भाई वो होता है जिसमें हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं, किसी के भी साथ स्पोकन वर्ड्स के फॉर्मेट में बोलकर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो भी आपके दिल की मन की बात होती है ना। तो यहाँ पे आप क्या आंसर लिख कर आने वाले हो, ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू स्पोकन वर्ड्स बीइंग यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। मैसेज को कन्वे करने के लिए आप स्पोकन वर्ड्स का जब यूज कर रहे होते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। An effective oral communication is a two-way process and involves both speaking and listening. तो कोई भी ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो 2-वे प्रोसेस होता है। इसमें 2-वे प्रोसेस मतलब एक सेंडर पर्सन होता है जो अपने मैसेज को बोल रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है, और एक रिसीवर पर्सन होता है जो क्या कर रहा होता है, सेंडर के मैसेज को सुन रहा होता है और बदले में फिर फीडबैक सेंड करता है। तो ये रोल बदलता रहता है। ठीक है, तो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा तो यहाँ पे ये स्पीकर है और ये लिसनर है, फिर रिसीवर ने इसकी बात को सुना समझा और फीडबैक भेजा, तो अब ये स्पीकर बन गया, ये लिसनर बन गया। तो ऐसे जो ये है प्रोसेस एक 2-वे प्रोसेस कहलाती है, जिनमें सेंडर और रिसीवर के बीच का जो रोल है, सेंडर रिसीवर, ये स्विच होता रहता है। सेंडर बिकम्स रिसीवर, रिसीवर बिकम्स सेंडर, ये स्विच होता रहता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 2-वे प्रोसेस कहते हैं, है ना, जिसमें बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। ओके, तो ये डेफिनेशन लिख कर आना है, छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 ही मार्क का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ डिफाइन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो अभी मैंने फिलअप में बताया आपको, फिर भी ये क्वेश्चन अराइज होता है डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। तो आपको ध्यान रखना है भाई, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है ना, फिर मैं इंट्रा बताऊंगी। इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। इसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड, इस टाइप के कम्युनिकेशन में। वहीं यदि मैं बात करूँ इंट्रापर्सनल की, तो इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है इसमें ओनली 1 पर्सन ही इन्वॉल्व होता है। अब आप सोच रहे हो मैम एक ही पर्सन खुद से क्या बात करेगा? यस, जब खुद से आप सेल्फ से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो वो इंट्रापर्सनल होता है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद से ही बातें करते हैं। अब उन्हें हम पागल नहीं कह सकते हैं, है ना, पागल भी होते हैं, मैड भी होते हैं कुछ लोग जो खुद से कुछ भी बोलते रहते हैं। बट ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में वो पर्सन्स की मैं बात कर रही हूँ जो किसी टॉपिक के बारे में रिहर्स कर रहे हैं। सपोज उन्हें कोई सेमिनार देना है तो उन्हें किस तरीके से ऑडियंस के सामने अपने बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मिरर के सामने देखकर। या फिर आप किसी ड्रामा की या फिर आप किसी एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, रिहर्सल कर रहे होते हो। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप खुद से बात कर रहे होते हो, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें ओनली 1 पर्सन इन्वॉल्व होता है। वहीं मैं बात करती हूँ यदि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 3 टाइप के कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किए थे, यदि आपको याद हो तो। किए थे नहीं किए थे? इसमें कौन कौन से किए थे? एक स्मॉल ग्रुप था, ठीक है, और एक था डियाडिक और एक था आपका पब्लिक। तो स्मॉल ग्रुप, डियाडिक और पब्लिक, ये तीनों इंटरपर्सनल में इंक्लूड होते हैं। डियाडिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? डियाडिक कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है? कुछ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें कुछ पर्सन्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं।
और पब्लिक में क्या होता है, एक पर्सन होता है और इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड पर्सन्स होते हैं जो बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ डियाडिक की, तो दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स है तो उसमें तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये एक डियाडिक कम्युनिकेशन हुआ। आप अपनी मम्मा से बातचीत कर रहे हो तो कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ आप और आपकी मम्मा, तो ये बेसिकली एक डियाडिक हुआ। तो जिसमें सिर्फ दो ही पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो डियाडिक होता है। और जिसमें एक स्मॉल ग्रुप में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो अपनी टीम के साथ में बातचीत कर रहा है और टीम में कोई 8 से 10 पर्सन्स है, तो ये एक स्मॉल ग्रुप का कम्युनिकेशन हुआ है ना। जो गूगल मीट वगैरह होती है, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं, ये क्या कहलाती है, जैसे आपके स्कूल में स्टाफ की जो मीटिंग होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। और वहीं पब्लिक की बात करूँ तो जब आप बहुत सारी ऑडियंस के बीच में, जहाँ अनलिमिटेड ऑडियंस होती हैं, ठीक है, उनके बीच में पब्लिक जगह पर जब आप कुछ बातचीत कर रहे हो, उन तक अपना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक में अपना स्पीच देते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, तो वो बेसिकली पब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे इंट्रापर्सनल के लिए पूछा गया है, ये किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, डियाडिक के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए, पब्लिक के कम्युनिकेशन के लिए, या फिर इंट्रापर्सनल, और एज वेल एज ये इंटरपर्सनल के नाम से भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। और इनफैक्ट ये डिफरेंस में भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो ये मैंने आपको वीडियो में भी डिटेल में समझाया है और यहाँ भी क्विक रिवीजन से आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट। ये जो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम खुद से ही बातचीत कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस ये एक प्राइवेट टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इट इंक्लूड्स दी साइलेंट कन्वर्सेशन। आप खुद से मन में भी कभी कभी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हो, जैसे आपको कहीं स्पीच देना है जाकर, या आपको पता है कि यार मुझे अब जाके उस बंदे से, आपने बॉस से बात करनी है या आपको प्रिंसिपल से कुछ बातचीत करनी है, तो आप पहले अपने मन में सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो कि मैं जाऊँगा तो मैं उनसे किस तरीके से बिहेव करूँगा, क्या बातचीत करूँगा। कुछ आपको अपने सपोज़ कोई नई चीज़ के लिए बात करना है, जैसे सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपको घर में अपनी मम्मा से किसी चीज़ की परमिशन लेनी है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, पिकनिक पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, ठीक है, या आपको घर में ही कुछ ऐसा काम करना है जिसके लिए आपकी मदर आपको हमेशा मना करती है, और अब आपको उनसे बातचीत करनी है, तो आप घुमा फिरा के कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे कि किस तरीके से मैं मम्मा से बात करूँ इस बारे में, तो वो हाँ कर दें। तो पहले से आप अपने खुद से माइंड में प्रिपेयर कर रहे हो, मन में ही आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो। तो वो बेसिकली जो साइलेंट कन्वर्सेशन होता है, जो प्राइवेट होता है, एक्सट्रीमली प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें आप खुद से बात करते हो, जिसमें सेंडर और रिसीवर का रोल आप खुद ही के बीच में स्विच होता रहता है। आप ही सेंडर होते हो, आप ही रिसीवर होते हो, ठीक है। तो सेंडर एंड रिसीवर का रोल है जो साइमल्टेनियसली आप स्विच करते रहते हो। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ डिफाइन कम्युनिकेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 नंबर में ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर करने के लिए, आइडिया थॉट्स को अपने किसी के भी साथ में शेयर करने के लिए आप जिस प्रोसेस का यूज़ करते हो वो प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ देयर थॉट्स, आइडियाज, मैसेजेस, मीडियम ऑफ स्पीच, विजुअल, सिंबल, राइटिंग और बिहेवियर। अब ये जो आपके थॉट्स है, इन्हें आप लिख कर, बोल कर, ग्राफिकली, कैसे भी, किसी भी चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हो, है ना। तो यही डेफिनेशन आपको कम्युनिकेशन की लिखकर आनी है। बाय द वे आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखकर आ सकते हो, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। हर एक चैप्टर में, 5 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया, यदि आपको याद हो तो, है ना। नाउ व्हाट डज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है, जल्दी बताओ। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की यदि मैं बात करूं तो वो फीडबैक जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो किसी को आप बहुत डिटेल में, जब किसी को आप चीज़ समझाते हो, किसी के भले के लिए आप जब उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहे हो, है ना, और हम किसी को ज़्यादा डिटेल में जब फीडबैक दे देते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है। जैसे सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके टीचर उस प्रोजेक्ट में आपने कुछ कमी कर दी, या उस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए, अब आगे कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तो आपको टीचर ना काफ़ी देर से सारी चीज़ें समझा रही हैं अच्छे से कि इस चीज़ को इस तरीके से लगाओ, इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, ये करने से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसको इस और तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, इसके लिए आप ये चीज़ों को रिफ़र कर सकते हो। तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज टीचर ने दिया कि जो आपने बना के लाया उसके बाद आप उसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ कहाँ से आप चीज़ें, रिसोर्सेज से चीज़ें उठा सकते हो।
तो जब इस तरीके का जो फीडबैक होता है वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है ना। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो होती है इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स, वर्बल कन्वर्सेशंस दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, कि उसे अब अपनी इस चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट ये फीडबैक एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और डिटेल्ड में होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर? कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन बैरियर मैम वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो परेशानियां हो सकती हैं, वो डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं जो कि दो पर्सन्स या दो से ज़्यादा पर्सन्स जब बात कर रहे हों तो उसके बीच में ऑकर होती हैं। तो ये या तो कोई नॉइज़ हो सकता है ना, कोई नॉइज़ हो सकता है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जो बेसिकली कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे यदि आपको याद हो तो मैसेज को फॉर्म करते समय भी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑकर होती है वो एक टाइप का बैरियर होता है। इंटरनल बैरियर भी हमने डिस्कस किया था और वहीं एक्सटर्नल बैरियर भी हमने डिस्कस किया था। तो एक्सटर्नल बैरियर जो है किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से। ठीक है, इंटरनल बैरियर आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। मैसेज फॉर्मेशन आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, आपके टोन से रिलेटेड है। तो ये जो प्रॉब्लम्स जब ऑकर होती हैं तो इसे हम बैरियर्स कहते हैं। तो 3 टाइप के बैरियर्स होते हैं, ये इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन इंडिविजुअली इनसे भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है और इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो बैरियर के बारे में क्या लिखोगे? कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल। क्या लिखा है देखो, कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स the receiver from receiving and understanding the message that has been sent by the sender। जो कि रिसीवर को है ना मैसेज को समझने से रोकता है, मैसेज को रिसीव करने से रोकता है, वो ऑब्स्टेकल, वो परेशानी क्या कहलाता है? बैरियर कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कुछ बातचीत कर रहे हो और सडन लाइट चली जाती है तो आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली हम कहेंगे क्या कि ये एक इन्वायरमेंटल फिजिकल बैरियर है। या फिर लाइट जाने के बाद में जनरेटर अचानक से चल जाता है और जनरेटर की इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस होती है कि आप एक दूसरे की वॉइस भी नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है, या फिर कोई टीचर यदि आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है कोई पॉइंट तो आप वो पॉइंट ध्यान से नहीं सुन पा रहे हो, या फिर ऐसा भी होता है, तो ये तो फिजिकल बैरियर कहलाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो उस टाइम पर आप सेंडर की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ आपकी खुशी और आपके गम में ही है, तो आप जो हो रहा है आपके आसपास आपका स्टेट ऑफ माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये भी एक टाइप का इंटरनल बैरियर कहलाता है। या आप बहुत ज़्यादा थके होते हो तो आप किसी की बात नहीं सुनते हो, सिर्फ आपको रेस्ट करना होता है, तो जब आपसे कोई पर्सन बातचीत कर रहा होता है तो आप नहीं सुन रहे हो, मतलब कि आप कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन में नहीं हो और आप प्रॉपरली नहीं बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक परेशानी, एक ऑब्स्टेकल, एक डिफिकल्टी होती है जिसे हम इंटरनल बैरियर कहते हैं। ओके, तो होपफुली आपको एग्जाम्पल के साथ में क्लियर है कि 3 टाइप के बैरियर्स हैं। इन तीनों टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम्पल के साथ लिखने को भी आ सकता है। तो भाई एग्जाम्पल इसीलिए मैं दे रही हूँ ताकि आपको एट अ मोमेंट कभी एग्जाम्पल बोल दिया तो आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, चलिए, वाई आर द फोन कॉल्स लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन? अब ये चीज़ ट्रू है या नहीं, जल्दी बताओ। आप किसी से साथ फेस टू फेस जब बात करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू आप उससे फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हो, है ना। तो फ़ोन कॉल पे जब हम बात करते हैं तो हम किसी के एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उसकी बातें ही सुनकर, उसके टोन, उसका वॉइस ही सुनकर हम सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि सामने वाला उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा होता है और हम उसका इंटेंशन गलत समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। उसका बोलने का तरीका आपको बता देता है कि भाई ये सही तरीके से बात नहीं कर रहा है या ये बहुत ज़्यादा मीठी बातें कर रहा है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब आप किसी के साथ में फेस टू फेस बात करते हो तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग डिपिक्ट्स दैट वो क्या बोलना चाह रहा है, किस इंटेंशन से बोलना चाह रहा है, और आप समझ भी जाते हो जल्दी ना। सो यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल गैस्चर्स, पोस्चर्स और जनरल बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर मेकिंग फोन कॉल्स। Hence,
दे आर लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपके वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा वेटेज आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है ना, तो इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नाउ व्हाट इज द मीन्ड बाय फीडबैक? फीडबैक का क्या मतलब होता है? तो फीडबैक का मतलब भी मैंने समझाया था कि जब रिसीवर आपकी बात को ध्यान से सुन लेता है, मतलब सेंडर कोई पर्सन है और वो कोई मैसेज आपको सेंड कर रहा है, तो वो एक किसी चैनल के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो मैसेज सपोज आप तक यहाँ पे पहुंचा रिसीवर तक। अब रिसीवर जब इस मैसेज को सुनता है, रिसीवर जब इस मैसेज को सुनता है, समझता है, मतलब व्हेन एवर द रिसीवर अंडरस्टूड द मैसेज, ठीक है, और इंटरप्रेट द मैसेज, तो हम क्या कहेंगे? रिसीवर यहाँ पर फीडबैक सेंड करेगा, रिसीवर यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि हाँ उसे सेंडर की सारी बात समझ में आ गई है। तो इसी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं मैम? फीडबैक कहते हैं। इसी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूशन में चलती रहती है, जिसे हम कम्युनिकेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख कर आने वाले हो कि फीडबैक जो होता है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। आपकी मम्मा ने आपसे कहा जाओ मार्केट से सामान लेकर आ जाओ। अब आपने यदि बदले में रिप्लाई नहीं दिया तो उन्हें क्या लगेगा कि या तो इसने मेरी बात सुनी नहीं, या तो ये मुझे अवॉइड कर रहा है, या ये कहीं इतना बिजी है कि मेरी आवाज़ ही इस तक नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे केसेस आते हैं। लेकिन वही जब आपकी मम्मा ने कहा कि जाओ मार्केट जाके ये सामान लेकर आओ, और आपने तुरंत रिप्लाई किया यस जा रहा हूँ, या 5 मिनट में जा रहा हूँ, या अभी जा रहा हूँ, या क्या लाना है ना, आपने जो ये फीडबैक दिया, जो आपने ये रिस्पॉन्स दिया, तो फिर यहाँ पे जो फीडबैक है वो क्या हो गया? एक इसेंशियल पार्ट हो गया। जो आपने रिप्लाई किया, जो आपने रिस्पॉन्स किया, वो एक इसेंशियल पार्ट है जो आपके कम्युनिकेशन को सही कर रहा है, इफेक्टिव बना रहा है। अदरवाइज यदि रिस्पॉन्स नहीं भेजोगे तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो फीडबैक जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में। क्या होता है? इसेंशियल फैक्टर होता है आपके कम्युनिकेशन में, in a communication cycle, if it is the response or reaction of the receiver to the sender after perceiving or understanding the message. Here the receiver becomes the sender and vice versa. After gaining the receiver's response, the sender takes further actions, thereby completing the communication cycle. तो होपफुली अभी मैंने जो कम्युनिकेशन साइकिल आपको बताई वो अच्छे से समझ में आई कि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर का रोल आपस में स्विच होता रहता है। यदि सेंडर कुछ बात कहता है, रिसीवर ने सुनी, फीडबैक दिया, अगेन सेंडर कुछ बात बोलेगा तो रिसीवर को उसे सुनना है, तो रिसीवर एट अ टाइम सेंडर बन जाएगा, सेंडर एट अ टाइम रिसीवर बन जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। कब? जब फीडबैक होगा। यदि फीडबैक नहीं होगा तो ये साइकिल नहीं होगी और ना ही कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next is what should be your response when you disagree with the receiver of a communication? जब आप रिसीवर के साथ में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस टाइम पे यदि रिसीवर आपकी बात को डिसएग्री नहीं करता है, डिसएग्री करता है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? मतलब सपोज आपने अपने दोस्त को कुछ कहा कि चल आज चलते हैं घूमने, ठीक है, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, तो आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं। तो अब जो आपका फ्रेंड है वो आपको मना कर रहा है, नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा। तो आपकी बात को आपका फ्रेंड यदि डिसएग्री करता है तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए? तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे कि भाई वो एक्चुअल में क्यों मना कर रहा है, क्या रीज़न है जो वो मना कर रहा है। हो सकता है कि उसको कहीं जाना हो, या उसका कोई पर्सनल वर्क हो, या उसके पेरेंट्स ने मना किया हो, या उसका मूड नहीं हो। तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ना। अदरवाइज आप उससे गुस्सा हो जाओगे, फिर बातचीत नहीं करोगे, तो ये मिसकम्युनिकेशन और क्या बोल सकते हैं हम, कन्फ्यूजन जैसी स्टेट रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स इससे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आपको सेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने आपकी बात को डिसएग्री क्यों किया है। तो इवन इफ यू डिसएग्री विद द रिसीवर, यदि आप रिसीवर से डिसएग्री होते हो, इट इज एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, उस वजह को जानना है कि आखिर वो आपकी बात से डिसएग्री क्यों है, क्यों नहीं कर रहा है आपकी बात पे एग्री। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है और उसको रिस्पेक्ट करना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या बोल सकते हैं हम, क्वालिटी होता है।
ओके, नाउ हाउ कैन वी हैव इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, कैसे आपका रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए आप जो भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हो वो लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी मेंटेन करना है। मतलब आप जो भी चीज़ लिख रहे हो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी सीक्वेंस में आप सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो रिटर्न वे में, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो टॉपिक से हटकर आपको बात नहीं करनी है। बहुत लेंदी आपको कुछ भी चीज़ें लिख कर नहीं देनी है जिसको पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाए और आधी चीज़ पढ़े आधी चीज़ ना पढ़े, ऐसा नहीं करना है। तो टू द पॉइंट, सिंपल वर्ड्स में, सही लैंग्वेज में, बिना कोई मिस्टेक के, एरर के आपको जो कम्युनिकेशन करना है वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा और वो इफेक्टिव तभी होगा। अंडरस्टैंड। तो बस यही पॉइंट्स इस क्वेश्चन में ऐड कर देना है कि फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। लैंग्वेज पे आपका गुड कमांड होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, सपोज आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो और अपने फ्रेंड से, टीचर से, ग्रुप में कहीं भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली बातचीत करते हो, तो वहाँ पे आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो, जो भी लिखते हो टेक्स्ट मैसेज, तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर लिखते हो ना, कि ताकि सामने वाले को आपकी बात बुरी ना लगे। आप जो भी लिख रहे हो वो सही तरीके से, सही वे में वो समझे, तो उस पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होकर ना हो। तो आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए। इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आपको इंग्लिश की सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग। सो वी शुड ऑल्सो अवॉइड एनी ग्रामेटिकल एरर वाइल राइटिंग, है ना। क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन के टाइम पर आपके पास में कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो होता नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करोगे? कुछ इमोजेस के फॉर्मेट में कर सकते हो, जो आजकल स्माइली इमोजेस, थम्स अप वगैरह इसके थ्रू कर सकते हो। बाकी एक्चुअल जो देखा जाए तो ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपके वर्बल और के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ऐड किया जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्बल। ये हमें अच्छे से पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कि वर्बल कम्युनिकेशन के दो फंक्शंस क्या होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप वर्ड्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हो। अब वो वर्ड्स ओरल हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं। इमरजेंसी में आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इजीली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी यूज़र इजीली यहाँ पे मैसेज कन्वे कर सकता है। लेकिन वही यदि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर लें या रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखोगे, क्या फंक्शंस लिखोगे आप। इट इज़ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन and other symbolic activities that relationship are developed and maintained. Whenever we communicate verbally with another person, a group or audience, a relationship is initiated. जब भी आप verbally communicate करते हो तो एक point यहाँ पे सबसे पहला है कि आप सिम्बॉलिक वे में या रिटर्न वे में या ओरल वे में कम्युनिकेट करते हो, जिससे एक रिलेशनशिप इनिशिएट होती है, जिससे आप एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप ग्रुप ऑफ पीपल से, ऑडियंस से या इंडिविजुअल से या किसी और पर्सन से बातचीत कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो। विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, बिना वर्बल कम्युनिकेशन के वी वुड नॉट फंक्शन एज थिंकिंग बिगिंस। देखो जो चीज़ आपके जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो, और जो आप सोचते हो वही आप वर्ड्स के फॉर्मेट में, लैंग्वेज के फॉर्मेट में बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो। यदि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप थिंकिंग के बेसिस पे कैसे किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। भाई फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में अच्छे से। सो वी यूज इट टू रीजन, कम्युनिकेट एंड डेवलप आर मेमोरीज थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी मेमोरीज को एक तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। ओके तो अच्छे से समझ में आ गया। जो पॉइंट्स मैंने बोले वो पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नाउ सेक्शन 3 पर अब हम आ चुके हैं। सेक्शन 2 के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस है वो सारे अनसॉल्व्ड है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलना है। ये ब्रेन डेवलपर होल यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लोगे ना, कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आईटी की पढ़ाई थॉरोली कराई जा रही है। एक एक चीज़, बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, ओके, ताकि आप क्या कर सको, अपनी क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम को फोड़ कर आ सको। आईटी का जो पेपर है उसमें से 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना, मतलब 50 का थ्योरी पेपर होता है, 50 का प्रैक्टिकल होता है, तो भाई 50 में से पूरे 50 मार्क्स लाना, 100 में से पूरे 100 मार्क्स लाना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप आराम से पूरे फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। ये बात मैं आपसे स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ।
है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एप्लीकेशन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी एग्जाम में आने के, ये चीज़ ध्यान रखना। उमेश इज स्टडिंग इन क्लास 8th। उमेश एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 8 में पढ़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द पेरेंट टीचर मीटिंग, ओके, आपके स्कूल में भी होती है ना पीटीएम, जिसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हो, जिसमें बढ़िया तरीके से टीचर्स बच्चों को लपेटते हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनकी तो खूब तारीफें होती हैं, लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं मस्ती करते हैं, क्लास में फोकस नहीं करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो भाई फिर उन बच्चों की तो लग जाती है वॉट, ओके। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन है जो आपको इमेजिन करना होगा, और इसके अकॉर्डिंग अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वो समझना कि उमेश इज स्टडिंग इन क्लास 8th। इन द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मिसेस वीना, उमेश क्लास टीचर, टेल हिज पेरेंट्स that Umesh fails to adhere to the instructions given in the class. Umesh's parents feel that this can be because of some communication barriers. List down the factors responsible for internal barriers. तो इस क्वेश्चन में कंडीशन आपको एक दी हुई है। यदि आप देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से तो आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकते थे ये कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स के नाम बता दो, है ना। बट इसमें आपको कंडीशन दी, बकायदा एक सिचुएशन दी, उसके बेसिस पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो उमेश जो कि क्लास 8th में पढ़ता है, मिसेस वीना उसकी क्लास टीचर है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिसेस वीना ने उसके पेरेंट्स को बताया कि ये क्लास में फेल हो चुका है, ठीक है। तो उसके क्या रीज़न है, उमेश के पेरेंट्स ने कुछ फील किया होगा वहाँ पे कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ये फेल हुआ है। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो है कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स, मतलब वो क्लास में या तो टीचर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या तो वो क्लास में जो प्रॉपर टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट्स की वजह से उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, वो जिस तरीके से कम्युनिकेट, मतलब वो जिस तरीके से समझना चाहता है वैसा उसको समझ नहीं आ रहा है, या उसका समझने का तरीका अलग है, या टीचर का समझाने का तरीका अलग है, वॉट जो भी है, कोई कम्युनिकेशन बैरियर्स ही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का ही कोई गैप है जिसकी वजह से वो फेल हुआ है क्लास में, ओके। तो ऐसे उसके पेरेंट्स फील करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट इंटरनल बैरियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उमेश फेल हुआ है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट इंटरनल बैरियर्स पढ़े थे, याद है कि नहीं है भाई। कम्युनिकेशन बैरियर वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने 3 टाइप के आपको बैरियर्स बताए थे, अभी भी प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहला जो बैरियर होता है वो मैसेज फॉर्मेशन के टाइम पर ऑकर होता है। जब आप मैसेज को डिलीवर कर रहे होते हो, मैसेज को फॉर्म कर रहे होते हो, है ना, मैसेज फॉर्म कर रहे हो, तब यदि कोई प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही है, जैसे आपकी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या लिखना है, उस लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, या आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ कर लेते हो, ठीक है, या आपका टोन सही नहीं है। टोन नहीं मिले तो आप सिंपल इतना लिख सकते हो, आपका ग्रामेटिकल एरर और प्रॉब्लम्स ये आ सकता है। तो ये मैसेज फॉर्मेशन के टाइम के कुछ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरा पढ़ा था हमने इंटरनल बैरियर। तो इंटरनल बैरियर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था यदि याद हो, तो इंटरनल बैरियर में मैंने पढ़ाया था स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आप क्लास में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। अब टीचर पढ़ा रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आपका तो ध्यान ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका ध्यान तो घर पे लगा है, कोई मूवी में, कोई शॉपिंग में, या फिर हम बोलें कि शाम को आपको कहीं घूमने जाना है तो आप क्या पहनने वाले हो, क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, कैसे एंजॉय करोगे। टीचर क्लास में पढ़ा रही है लेकिन आपका ध्यान पूरा ओवरऑल शाम को आपको क्या करना है उस पर लगा हुआ है। या फिर आपका फ्रेंड क्या लेकर आया है, उसके पास क्या चीज़ें, वो आपसे क्या बातचीत कर रहा है, भले ही टीचर पढ़ा रही है लेकिन पूरा ध्यान आपका वहाँ है। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड कहीं और होता है और आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे आप उसके कन्वर्सेशन पे ध्यान नहीं देते हो, कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो वो एक इंटरनल बैरियर कहलाता है। वहीं यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस भी इंक्लूड हो जाता है कि किसी की टोन की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो और फिर भी आपसे कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अब आपको रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना उस पर है। या फिर हम यहाँ पर बात कर लें, एक और चीज़ हो सकती है इंटरनल बैरियर की जो हमने डिस्कस किया था कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो या कभी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो। तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये भी इंटरनल बैरियर्स में आते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो, तो आप किसी की बात नहीं सुन रहे होते हो क्योंकि आपकी खुशी आपके सिर चढ़कर बोल रही होती है। या आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो तो एट दैट टाइम ऑल्सो योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट कंसिस्टेंट ना। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमें कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, उस पर हमारा फोकस नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल बैरियर, जिसमें आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपका इमोशंस और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो बस इस क्वेश्चन में आंसर में आपको यही लिख कर आना है डियर स्टूडेंट्स।
ओके तो क्या लिख कर आओगे, देखो द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स इज इंटेंस इमोशंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स, प्रेजुडाइज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हमने इंटरनल बैरियर में पढ़े हैं। तो यहाँ पे उमेश को जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फेल हुआ है, उसके पेरेंट्स ने ये फील किया है कि भाई कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स है, इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स है, जिसकी वजह से वो क्लास में या तो फोकस नहीं कर पा रहा है या मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहा है। तो इंटरनल बैरियर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंटेंस इमोशंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स, हो सकता है कि इसका लिसनिंग स्किल सही नहीं हो, है ना, अब उसके भी फर्दर रीजंस हो सकते हैं, या प्रेजुडाइज का मतलब आपको अच्छे से आप क्लियर है, डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी होता है ना कि हमें किसी टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, यार ये टीचर तो बस कुछ ही स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ाती हैं, या किसी टीचर ने आपको डांट दिया तो आप फिर उस टीचर से नफरत करने लग जाते हो, या उससे बात नहीं करते हो, या उनकी बात में क्लास में उनकी बात नहीं सुनते हो, ऐसे कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, सभी नहीं होते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे निगेटिविटी में जीते हैं, निगेटिव थॉट्स में जीते हैं, है ना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अब हर एक पर्सन का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका व्यू पॉइंट हर चीज़ को लेकर अलग होता है, तो ये भी आपका एक स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट कर रहा है। नाउ डिफरेंट कल्चर, कुछ पर्सन अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी चीज़ को मानते नहीं है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो ये भी इंटरनल बैरियर का एक फैक्टर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यदि पूछा गया है तो वो ये पूछा गया है कि इंटरनल बैरियर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट किस तरीके से पूछा है वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन आपसे नाम बदल के पूछा जा सकता है, कंडीशन बदल के पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, पर ये क्वेश्चन हम 110% लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछे जाएंगे। बट देखो यहाँ लॉन्ग आंसर्स तो होते नहीं है ना, आपको पता है कि पार्ट ए से लॉन्ग आंसर्स तो आते नहीं है, लेकिन जो पार्ट बी है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो लॉन्ग आंसर में आएंगे। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है, साक्षी हेल्प्स हर यंगर ब्रदर इन स्कूल वर्क। साक्षी अपने यंगर ब्रदर को हेल्प करती है उसके स्कूल वर्क में। अब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने यंगर सिबलिंग्स को, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको हेल्प करते हो? करना ही पड़ता है मैम, क्या करें, नहीं तो मम्मी पापा डांट लगाते हैं, है ना। आपको अपने छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ती है ना, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प करनी पड़ती है। तो भाई सेम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको क्या आंसर लिख कर आना है वो समझो, कि साक्षी हेल्प हर यंगर ब्रदर इन स्कूल वर्क। Recently, she observed that her brother is not taking the corrections and suggestions that were given by Sakshi in serious manner. अब उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो उसके अपने भाई को जो भी चीज़ें समझा रही है, जो बता रही है स्कूल वर्क में कि यहाँ करेक्शन करो, इसको ऐसे मत लिखो, उसको उस तरीके से करो। जनरली होता है ना कि आप भी अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको यदि आप कुछ स्कूल वर्क में हेल्प कर रहे होते हो तो आप बताते हो कि इस डायग्राम को ऐसे बनाओ, इसको हाईलाइट करो, उसको इस तरीके से लिखो, ये गलत लिखा है इसको मिटाओ, उसको फिर से लिखो। तो यदि वो नहीं सुनते हैं तो आपको क्या होता है, आपको बहुत परेशानी होती है ना, आप क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ाना है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे साक्षी ने भी यही ऑब्जर्व किया कि जो उसका यंगर ब्रदर है वो बेसिकली उसकी बात नहीं मान रहा है, जब वो उसको सीरियस मैनर में बता रही है कि स्कूल वर्क को इस तरीके से करना है। सो शी इज़ नॉट श्योर इफ शी इज़ कम्युनिकेटिंग विद हर ब्रदर करेक्टली। नाउ सजेस्ट एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैथड टू साक्षी हेल्प हर टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो साक्षी की प्रॉब्लम को अब आपको यहाँ सॉल्व करना है। वो चाहती है कि भाई उसका ब्रदर उसकी बात सुने, जैसे वो बता रही है वो वैसे ही करे। तो कहीं ना कहीं साक्षी की कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या उसके ब्रदर में या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे इस कम्युनिकेशन को सॉर्ट आउट करना है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऑकर हो रही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है साक्षी और उसके ब्रदर के बीच में। तो इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, इसके आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो इसका जो पहला रीजन वो ये है कि शी शुड टेक फीडबैक फ्रॉम हर ब्रदर रिगार्डिंग वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द सजेशंस गिवन बाय हर और नॉट। तो जब साक्षी ने कुछ सजेशन दिया उसके ब्रदर को कि भाई आपको अपने स्कूल होमवर्क में इस तरीके से करना है, ये डायग्राम को ऐसे बनाना है, सपोज उसने ऐसा कहा, तो जब वो नहीं बना रहा है, उसने देखा कि उसने बनाया कि नहीं बनाया, प्रॉपर उसने पूछना चाहिए कि तुम्हें समझ में आया जो मैंने समझाया, है ना। तो वो फिर प्रॉपर आपको फीडबैक देगा कि मुझे समझ नहीं आया या मुझे अभी नहीं बनाना है या मैं बाद में बनाऊंगा। तो आपके बीच में एक जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। तब आप उसको फिर फर्दर कुछ और आंसर करोगे, वो फिर कुछ और आंसर आपको करेगा और प्रॉपरली एक सॉल्यूशन तक आप पहुंचोगे। अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे जिस चीज़ की कमी लगी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो था फीडबैक। साक्षी ने हेल्प कर दिया एंड दैट्स इट। और फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसके ब्रदर ने कोई भी उसमें करेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसने फीडबैक नहीं लिया। भाई साक्षी इज अ सेंडर एंड हर ब्रदर इज अ रिसीवर। साक्षी ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया लेकिन उसके ब्रदर से कोई फीडबैक नहीं लिया। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सामने वाले को आपकी बात समझ आई या नहीं आई,
है ना। तो फीडबैक अगेन आई एम टेलिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट इन कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिससे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी हो सकता है, और यदि फीडबैक नहीं मिलता है तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है ना। मिसकम्युनिकेशन, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट जैसे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। अब देखो सेक्शन 3 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगेन आई एम टेलिंग इसके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलना है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे क्योंकि वो सॉल्व है। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस है जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख लो यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 टाइप के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा स्मॉल ग्रुप और तीसरा होता है पब्लिक। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए पूछा है, ये आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए भी पूछा जा सकता है, स्मॉल ग्रुप के लिए भी पूछा जा सकता है ना। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 3 टाइप होते हैं। डायरेक्ट में 2 पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है 2 से ज़्यादा पर्सन, एक स्मॉल ग्रुप में जैसे 4 से 10 या 20 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो उसे हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन वहीं पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कोई एक पर्सन पूरी पब्लिक से, ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा हो, जिसमें जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो डायरेक्ट और स्मॉल ग्रुप से ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पे आपको क्या करते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं, तो मल्टीपल पर्सन्स वहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, पीपल होते हैं, है ना, पब्लिक अवेलेबल होती है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी तरीके से सेलिब्रिटीज़ वगैरह कुछ स्पीच या कुछ अनाउंस करते हैं, तो वहाँ भी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेलेबल होती है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ क्या आंसर लिख कर आओगे, देखो भाई आप एग्जाम्पल के साथ भी लिख कर आ सकते हो। The purpose of public communication is to deliver a message, a news, a piece of information that people or audience could learn from. तो पब्लिक कम्युनिकेशन का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि कोई मैसेज, कोई न्यूज़ या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंचाई जाए जिससे वो कुछ सीखें, है ना। नाउ पब्लिक कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड परसुएड, बिल्ड रिलेशनशिप, फॉर्म कनेक्शंस एंड क्रिएट अ नेटवर्क। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पब्लिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। होपफुली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है। नाउ नेम द 3 बेसिक मेथड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो 3 बेसिक मेथड्स हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी कम्युनिकेशन के मेथड्स, उनके नाम बताने हैं। कौन कौन सी है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वही लिखा हुआ है, देखो कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू लिसन टू पर्सन एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। पहला है वर्बल, जिसमें आप कुछ भी चीज़ बोलकर कम्युनिकेट करते हो या लिखकर कम्युनिकेट करते हो, सामने वाला आपकी बात को सुनता है, समझता है और बदले में रिस्पॉन्स देता है। वहीं रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाता है वर्बल में ही, ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड्स को लिखकर कम्युनिकेट करते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यदि बात करूं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, यहाँ पर बेसिकली आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, जैसे किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, बात करने का तरीका, हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, उसके थ्रू आप कुछ चीज़ें समझते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन ना, यहाँ मेंशन नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हो। देखो प्रॉपर जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखो। पहला मेथड हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको बताना होगा कि हमने यहाँ पर 2 टाइप को डिस्कस किया था। पहला डिस्कस किया था ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, और फिर हमने यहाँ डिस्कस किया था रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बाकायदा इस तरीके से आपको बता कर आना है, चाहो तो 2-2 लाइन में इनको एलैबोरेट कर सकते हो। दूसरा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी बता सकते हो। एंड थर्ड होता है मैम विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर है, जब आप किसी सिंबल को, ग्राफ को, किसी इमेज को या किसी साइन को देखकर समझते हो कि वो साइन, वो सिंबल, वो इमेज, ग्राफ आपसे क्या कहना चाह रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हो, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है ना। यहाँ भी अगेन कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर भी जो चीज़ें होती हैं वो ग्राफिक्स के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में होती है। तो ये 3 मेथड्स होती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नाम लिख कर आओ या छोटी छोटी एक लाइन में डिस्क्राइब करके आ जाओ, दैट सफिशिएंट, है ना। नाउ व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो ये फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसी तरीके से कि वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजिंग स्पीच और स्पोकन वर्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इमोशंस एंड थॉट्स।
कन्वर्सली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग एंड एक्सचेंजिंग मैसेज विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन भी इस क्वेश्चन में समझाया है और साथ ही नॉन वर्बल भी समझाया है। तो यहाँ तक तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स का यूज करके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, और यहीं से फिर आपको समझाया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जिसमें आप विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बिना स्पोकन वर्ड्स के कम्युनिकेट करते हो। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे डिफरेंस में पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये बनता है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे, ये डिफरेंस आप लिख कर आ सकते हो। एक एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, है ना, कि वर्बल में ओरल रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हो, नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो। तो 2 पॉइंट आराम से बन जाएंगे, क्लियर। और ये सेम डेफिनेशन आपसे नॉन वर्बल के लिए भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? तो सेंडर जब मैसेज फॉर्म कर रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसने सोचा है कि मुझे ये बोलना है या मुझे इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो जो उसकी थिंकिंग है उसे जब वो मैसेज में कन्वर्ट करता है, जब वो मैसेज को फॉर्म करता है, अपने आइडियाज़ को, बिलीव्स को जब मैसेज में कन्वर्ट करता है, जिसमें वो एक लैंग्वेज का यूज़ करता है, फिर कुछ सेंटेंस प्रिपेयर करता है, वर्ड्स प्रिपेयर करता है, तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग सेंडर साइड पे होती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू required for a number of information on processing number of information processing needs including program compiling and execution, data transmission, storage। अच्छा देखो, ये जो आंसर है ये एनकोडिंग का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लिखा हुआ है भाई, वहाँ भी एनकोडिंग का यही मतलब होता है कि जो आप प्रोग्राम फॉर्म कर रहे हो, जो आप कोडिंग क्रिएट कर रहे हो, उसी को एनकोडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में एनकोडिंग क्या लिख कर आओगे, जो मैंने बताया कि सेंडर जो है मैसेज को जो भी फॉर्म करेगा, सेंडर व्हेन फॉर्म्स एनी मैसेज, ठीक है ना, सेंडर का जो भी आइडिया है, थॉट है, उसको यदि वो कन्वर्ट कर लेता है किस में, किसी मैसेज के फॉर्मेट में, बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे डिकोडिंग के लिए भी पूछा जा सकता है, तो अब डिकोडिंग में क्या लिख कर आओगे, तो डिकोडिंग में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझ लो कि इस मैसेज को जब ये किसी चैनल के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, ये मैसेज जब किसी चैनल के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है और कहाँ पहुँचता है, रिसीवर के पास पहुँच जाता है, तो रिसीवर क्या करता है मैम, तो रिसीवर इस मैसेज को करता है डीकोड। क्या करेगा, रिसीवर इस मैसेज को डीकोड करेगा। तो व्हाट इज डीकोडिंग, यदि क्वेश्चन आपसे डीकोडिंग के लिए पूछ लिया तो क्या लिख कर आओगे, तो इन डीकोडिंग रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, रिसीवर मैसेज को समझता है, अंडरस्टूड करता है, इंटरप्रेट करता है ना, अंडरस्टैंड करता है या इंटरप्रेट करता है, और बदले में फिर सेंडर को रिस्पॉन्स भेजता है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एनकोडिंग, डिकोडिंग या इसके बीच के डिफरेंस के लिए भी पूछा जा सकता है ना, ये तो प्रोग्रामिंग का एनकोडिंग लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, बट मतलब दोनों में सेम ही है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड एडवर्ब। अब बेसिक राइटिंग स्किल से लिया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 5th चैप्टर है। मैंने क्या बताया था कि 5th चैप्टर से कम क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आएंगे बट कम चांसेस हैं आने के। तो जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से वो आपको बहुत अच्छे से कर लेने इस यूनिट से। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कभी आ गया तो इस तरीके से पूछ लेंगे, वर्ब एडवर्ब में डिफरेंस बताओ, कंजंक्शन इंटरजेक्शन में डिफरेंस बताओ, नाउन प्रोनाउन में डिफरेंस बताओ, या इंडिविजुअली आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन फ्रेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेज, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, है ना। ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर में। तो यहाँ पे वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से पता है कि वर्ब जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उसे कहते हैं, और उस एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो एडवर्ब होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि आप वॉक कर रहे हो, लेकिन मैंने बोला वॉक स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और वॉक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये आपको अच्छे से पता है। तो वर्ब एंड एडवर्ब रिफर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो वहीं पे वर्ब और एडवर्ब है क्या भाई, तो मैम ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अ वर्ब टिपिकली एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट, वर्ब किसी एक्शन को, किसी स्टेट को इंडिकेट करता है। वहीं एडवर्ब की बात करूँ तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एंड समटाइम एंड्स विथ ली, ly, जो इसमें लास्ट में ऐड होता है वर्ड, वो ly, ली से ऐड होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि वॉक, तो वॉक आपको पता है कि वर्ब है,
कि चलो वॉक कर लो, वॉकिंग पे चलो, लाइक इस तरीके से। लेकिन मैंने जब कहा वॉक स्लोली, तो यहाँ पर अब इस वर्ब को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इस वर्ब के बारे में भी बता रहे हैं कि वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, स्लो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब स्लो में ly जुड़ गया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। मतलब एडजेक्टिव का एड और वर्ब का ये, क्योंकि स्लो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है। आ रही बात समझ में? तो एडजेक्टिव और वर्ब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड तैयार हो रहा है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से? चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हो। शी रन क्विकली थ्रू द फील्ड्स। अब रन जो है वो तो वर्ब हो गया, लेकिन क्विकली क्या हो गया? क्विकली यहाँ पर एडवर्ब हो गया। ओके, तो ऐसे ही आंसर लिखकर आना है कभी आ गया तो। नाउ व्हाट इज एन आर्टिकल? अब बता दो भाई, आर्टिकल क्या होता है इंग्लिश में? डेफिनेट, इनडेफिनेट, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, इन्हें हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के पहले आप इन आर्टिकल्स का यूज करते हो। अब ए और एन की तो अपनी कहानी है, द की अपनी कहानी है। ए और एन का मतलब सिमिलर होता है, लेकिन वोवेल साउंड के पहले जो वर्ड का साउंड स्टार्टिंग में वोवेल्स के अकॉर्डिंग निकलता है, वोवेल वर्ड होता है ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले एन लगा देते हैं मैम। और कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के पहले, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, उनके पहले ए लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। वैसे ही द होता है एक डेफिनेट आर्टिकल, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, जो फिक्स्ड है बेसिकली। तो अब वही यहाँ पे लिखना है कि an article is a word that is used to indicate that a noun is noun without describing it. For example, in the sentence Nick bought a dog, the article A indicates the word dog is a noun. Articles can also modify anything that acts as a noun, such as a pronoun or a noun phrase. तो ये आर्टिकल के डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ टाइप्स नहीं पूछे थे, सिर्फ आर्टिकल का डेफिनेशन पूछा था। तो होपफुली आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया कि आर्टिकल वो वर्ड है जो किसी नाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है बिना उस नाउन को डिस्क्राइब किए। सिंगुलर काउंटिंग नाउन, काउंटेड नाउन के आगे आप इनका यूज़ कर सकते हो, ए और एन का। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, वो भी एक लाइन आप ऐड करके आ सकते हो। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर? सेंडर और रिसीवर में डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंस आ सकता है। सेंडर और रिसीवर क्या हुआ? सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, हु फॉर्म्स अ मैसेज, हु कन्वर्ट आइडियाज थॉट्स इनटू अ मैसेज। और रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर, हु अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द मैसेज सेंट बाय द सेंडर, है ना। तो यही लाइन आपको लिख कर आनी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अ सेंडर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज on a particular occasion, receives are their audience on this occasion. In synchronous interpersonal communication, these roles are usually switchable. In normal everyday conversation between equals, they shift constantly. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। देखो आंसर, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आंसर लिखने के तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके से हर बच्चा आंसर लिख सकता है, और सबके आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। ये तो बात मानते हो ना। तो वही चीज़ है, सेंडर और रिसीवर के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो भाई डिफरेंस को डिफरेंस के तरीके से लिख कर आना तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ वैसा ही आप लिख कर आओ, कुछ इस तरीके से आंसर को लिख कर आओगे। कैसे? सेंडर कौन है? सेंडर इज़ अ पर्सन हु सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर, हु सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एक डेफिनेशन और, हु create a message, who create a message, who create a message by converting, ऐसे भी लिख सकते हो, by converting ideas and thoughts, ideas and thoughts, जो उसके आइडियाज और थॉट्स हैं उनको कन्वर्ट करता है एक मैसेज के फॉर्मेट में, वो सेंडर। और जस्ट इसका उल्टा लिख दोगे। रिसीवर कौन है? हु रिसीव्स मैसेज, जो कि मैसेज को रिसीव करता है ना, मैसेज को, हु रिसीव्स द मैसेज सेंट बाय सेंडर। दूसरा पॉइंट क्या लिख कर आ सकते हो यहाँ पर, फिर वो उस मैसेज को क्या करेगा? उस मैसेज को रिसीव करने के बाद में मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, ये उसका काम होता है। अंडरस्टैंड करने के बाद में इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि क्या मैसेज भेजा है, ध्यान से सुनेगा, लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए।
सेंडर के पास में क्रिएटिंग स्किल्स होने चाहिए क्योंकि वो मैसेज क्रिएट कर रहा है, तो रिसीवर के पास में लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए कि वो रीडिंग स्किल्स होने चाहिए ताकि वो मैसेज को रीड कर सके, लिसन कर सके, प्रॉपर्ली सुन सके। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, तो सो दैट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है ना। नाउ व्हाई सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए सिंपल लैंग्वेज का ही क्यों यूज करते हैं? तो कैसा क्वेश्चन पूछा है मैम, ऑब्वियस सी बात है, टफ लैंग्वेज में बात करोगे या फिर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात करोगे, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे तो समझ नहीं आएंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होगा, परफेक्ट कैसे होगा? तो एक परफेक्ट, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम जितना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, जितना ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं या सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो वाई वी यूज सिंपल लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन? बिकॉज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि रिसीवर और जो ऑडियंस है वो आपकी बात को ईजिली समझ सकें। देखो क्या यही लिखा है, इट्स ईजियर फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। यस, ताकि आपकी ऑडियंस आपकी बात को समझ सके, आपके मैसेज को समझ सके। तो इट्स ईजियर फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड व्हेन यू कम्युनिकेट इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, कीप योर एंटायर मैसेज शॉर्ट इफ यू डोंट हैव अ स्टे विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। देखो आजकल टाइम की सबके पास कमी है ना, टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, तो जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल और टू द पॉइंट बात करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा और सामने वाला आपकी बात को भी सुनेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। तो इसके लिए भी आपका जो मैसेज है वो सिंपल, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। योर ऑडियंस विल बेटर अप्रिशिएट एंड रिमेंबर योर मैसेज इफ यू गेट इट अक्रॉस क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो यदि आप क्विकली और इफेक्टिवली अपनी ऑडियंस तक पहुँचते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो आपका सिंपल होगा तभी। नाउ हाउ डज फीडबैक हेल्प इन लर्निंग प्रोसेस? अब आ गए हम कुछ लॉन्ग आंसर्स पे, दैट इज सेक्शन 5। सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 5 में अब मिलेंगे कुछ लॉन्ग आंसर्स, है ना। तो लॉन्ग आंसर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये लॉन्ग आंसर शॉर्ट वे में आपसे CBSE पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि सेम क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में आ गया तो क्या लिख कर आओगे। आपकी बुक में जरूर लॉन्ग आंसर में दिया हुआ है, लेकिन CBSE कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यही सेम क्वेश्चन, हाउ डज फीडबैक हेल्प इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक कैसे हेल्प कर रहा है, तो टू द पॉइंट शॉर्ट मैनर में आपको आंसर कैसे लिख कर आना है। यहाँ तो मैंने लॉन्ग ही बताया है ताकि आप शॉर्ट आंसर खुद से प्रिपेयर करके लिख सको। जो फीडबैक का डेफिनेशन है वही तो यहाँ पे बताना है कि लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक कैसे हेल्प कर रहा है। तो फीडबैक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस by providing learners with information on their performance, highlighting areas of strength and areas needing improvement. It enhances self-awareness, guiding learners towards effective strategies for mastery. Constructive feedback offers specific suggestions for improvement, fostering skill development and knowledge acquisition. देखो कितना सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है और सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत अच्छे वे में लिखे हुए हैं, मतलब पॉइंट को पढ़ते से ही एग्जामिनर को मजा आ जाने वाला है इस क्वेश्चन में। फीडबैक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग प्रोसेस। कैसे? इट प्रोवाइड्स लर्नर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस, हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट, है ना। इट एनहांसेस सेल्फ अवेयरनेस, गाइडिंग लर्नर्स टुवर्ड्स इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफर्स स्पेसिफिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हमने फीडबैक के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, स्पेसिफिक फीडबैक, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, अलग अलग फीडबैक के अलग अलग एडवांटेजेस थे। तो फीडबैक से बेसिकली आपका इंप्रूवमेंट होता है। यदि आपको टीचर कुछ चीज़ बता रही है, आपने कुछ उनको टेस्ट दिया, तो टेस्ट में सपोज आपके कम मार्क्स आ गए, तो टीचर यदि आपको डांट भी रही है या टीचर आपको प्यार से भी समझा रही है कि बेटा ये कम मार्क्स इसलिए आए क्योंकि तुमने ये गलतियाँ करी है, तुम इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते थे, तुम इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते थे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो फीडबैक है ये आपकी लाइफ के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है ना। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए फीडबैक क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम फर्दर अपने आप को इंप्रूव करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि अब ये लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग टाइप से लिखा हुआ है, तो एक पॉइंट तो आप वहां से बना सकते हो इंप्रूवमेंट वाला, दूसरा पॉइंट आप यहां से बना सकते हो मोर ओवर, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हो आप इसमें इंक्लूड, इट मोटिवेट्स लर्नर्स बाय एक्नॉलेजिंग देयर प्रोग्रेस। ऑब्वियस, अब जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होता है तो हमें मोटिवेशन तो मिलती है और मोटिवेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। तो आपके अंदर मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और आगे और काम करने के लिए आप एनकरेज होते हो। तो फीडबैक देखो आपको लर्निंग प्रोसेस में क्या बता रहा है, इंप्रूवमेंट तो कर रहा है, साथ में आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एनकरेजमेंट का भी काम कर रहा है। तो एक पॉइंट ये भी आप ऐड करके आ सकते हो। तो 2 नंबर में यदि पूछेंगे तो आपको यही 2 पॉइंट ऐड करके आने हैं जो इन 2 बड़े बड़े पैराग्राफ से निकल कर आ रहे हैं पॉइंट्स।
Understand this thing. So by closing the gap between the current and desired performance, feedback facilitates goal attainment and promotes a growth mindset. Ultimately, feedback serves a dynamic tool for continuous learning and improvement, empowering individuals to achieve their full potential. तो आपके गोल को अचीव करने में, है ना, ध्यान से सुन लो, जो मेन पॉइंट्स है मैं वो यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सो दैट आपको इस क्वेश्चन के यदि शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखने को आए तो आप लिख कर आ सकते हो। आपके गोल को अचीव करने में, ठीक है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने में, किसको, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने में, फर्दर इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ये सारे बेनिफिट्स ही हैं फीडबैक के। यदि हमने चैप्टर आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने फीडबैक के आपको बेनिफिट्स बताए हैं अलग अलग टाइप के, है ना। उसी के साथ मोटिवेशन में आपको हेल्प करेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, इससे, और साथ ही आगे बढ़ने के लिए एनकरेज होते रहोगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बन सकते हैं आंसर में। ओके, तो आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 5 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में क्या डिफरेंस होता है? तो फीडबैक तो हमने समझ लिया। अब अलग अलग टाइप के फीडबैक होते हैं, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। जब आप किसी से साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो और वो आपको सही तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक, और वही वो आपको गलत तरीके से रेस्पॉन्स करता है, उसका टोन सही नहीं होता है, बिल्कुल जो गुस्सा होता है, एंग्रीनेस होता है, उसके साथ रेस्पॉन्स करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव फीडबैक के कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो अब इसके बाद कुछ फीडबैक और होते हैं जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं, या डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में भी आप रख सकते हो। तो स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब होता है कि जिसमें आपने किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक बातें बताई हैं। सपोज टीचर ने आपको बताया किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि हाँ इसको इस तरीके से बना सकते हो, तो एक स्पेसिफिक आंसर दे दिया कि इन चीज़ों का यूज़ कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये मटेरियल यूज़ करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, एक स्पेसिफिक आंसर दिया, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं और कुछ ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझाया। लेकिन वहीं आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया तो टीचर ने आपको सिर्फ कंग्रेचुलेशंस बोल के छोड़ दिया, इसके आगे आपको मोटिवेट करने के लिए कोई और वर्ड्स यूज़ नहीं किए, या आपके किसी फ्रेंड ने वाओ ग्रेट वर्क बस इतना बोल दिया, है ना, बिना कोई एक्सप्रेशन के, बिना किसी चीज़ के, तो ये कहलाता है आपका नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। तो दोनों में डिफरेंस तो हमें अच्छे से क्लियर है क्योंकि डिटेल में मैंने पढ़ा है, एक डेडिकेटेड वीडियो में स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक फीडबैक को समझाया है। देखना, एक 20 से 30 मिनट का वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये चीज़ क्लियर की है। अब डिफरेंस देखो, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो स्पेसिफिक फीडबैक इज डिटेल्ड एंड फोकस्ड एड्रेसिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस और बिहेवियर। देखो, आपकी परफॉर्मेंस, आपके बिहेवियर को एड्रेस करता है, उसे इंप्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेसिफिक फीडबैक का। इट प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस ऑन व्हाट वाज डन वेल एंड व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट। क्लियरली स्पेसिफिक फीडबैक में बताया जाता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ों आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका ये काम और बेहतर हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक फीडबैक में बताया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सजेशंस दिए जाते हैं जिससे आप फर्दर इन्हांस करो, है ना। अगर हम बात कर लें अब नॉन स्पेसिफिक की, तो नॉन स्पेसिफिक का जो फीडबैक होता है वो वॉग होता है, जनरल होता है, जिसमें प्रिसाइज डिटेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर हम बोलें कि एक्शनेबल इंसाइट्स की भी कमी होती है। तो वो बेसिकली आपका नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कहलाता है। ओके, तो इसे आप अगेन कॉलम वाइज लिख कर आ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप स्पेसिफिक में डाल देना और ये जो पॉइंट्स है नॉन स्पेसिफिक में ऐड कर देना। इसके एक एग्जांपल और लिख देना, तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। वेल देखो, यहाँ पे और मैंने ऐड किया हुआ है कुछ इसमें पॉइंट्स, ताकि आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इट में ऑफर जेनेरिक प्रेज और क्रिटिसिज्म विदाउट आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक बिहेवियर और एरियाज फॉर डेवलपमेंट। Specific feedback facilitates targeted improvement and enhances learning outcomes, while non-specific feedback can be less effective in guiding learners toward meaningful progress and may leave the uncertain about how to adjust their approach. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेसिफिक फीडबैक है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप उसमें बता रहे हो कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, काम को कैसे करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, डिटेल में आप चीज़ें बता पा रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं जब नॉन स्पेसिफिक की बात करेंगे तो लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें हम जनरली जो बातचीत करते हो आप, जनरली जो आप फीडबैक देते हो, रेस्पॉन्स देते हो, वैसा ही रेस्पॉन्स करते हो। डिटेल में या इंप्रूवमेंट से रिगार्डिंग आप कोई बात नहीं कर रहे होते हो, है ना। तो वो क्या होगा, बेसिकली आपका नॉन स्पेसिफिक कहलाएगा। तो एक एक एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन प्रेजुडाइज कॉज मिसकम्युनिकेशन?
प्रेजुडाइज कैसे मिसकम्युनिकेशन को कॉज करता है, मतलब मिसकम्युनिकेशन का कारण क्यों है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज वर्ड जो है बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एक डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव भी नहीं बोलेंगे इसे, हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी जो थिंकिंग होती है, आपका जो परसेप्शन है जो आपने बना लिया है, जिससे भेदभाव क्रिएट होता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। जैसे सपोज आपने किसी से पहली बार बातचीत करी, सपोज आपकी क्लास में कोई फ्रेंड है, नया नया ज्वाइन किया है, आपने उससे पहली बार कुछ बात किया और उसने आपसे सही तरीके से बात नहीं की, तो अब बिना ये रीजन जाने कि उसने आपसे सही तरीके से बात क्यों नहीं करी, आपने अपने मन में ये चीज़ बिठा लिया, या आपका जो परसेप्शन है उस स्टूडेंट को लेकर ये बन गया कि भाई वो ऐसा है, उसने तो मुझसे अच्छे से बात नहीं किया, क्या पता उसका नेचर ही ऐसा है, यार ये तो मेरे लायक ही नहीं है, मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगा, मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहूँगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपने पहले से अपने मन में डिसाइड कर ली, तो ये प्रेजुडाइज कहलाता है कि किसी भी चीज़ का एक्चुअल फैक्ट जाने, एक्चुअल रीज़न जाने, हम जब खुद से मन घड़त कहानियाँ बना लेते हैं, अपने मन से किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं और उस पर बिलीव करने लग जाते हैं, तो इससे क्रिएट होता है डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्रिएट होता है मिसकम्युनिकेशन, इससे क्रिएट होता है कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे सिचुएशंस ऑकर होती है। तो इसलिए प्रेजुडाइज को नेगेटिव वे में लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होने का कारण क्यों है प्रेजुडाइज, अब समझ में आ गया। तो प्रेजुडाइज कैन कॉज मिसकम्युनिकेशन बाय डिस्टॉर्टिंग परसेप्शंस, ऑब्वियस सी बात है, आपके परसेप्शंस ऐसे होते हैं, क्रिएटिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, मैसेजेस के बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इंटरप्रेट करने लगते हो, किसी भी चीज़ को समझने लगते हो। सो व्हेन इंडिविजुअल होल्ड प्रेजुडाइज्ड एटीट्यूड्स और स्टीरियोटाइप्स अबाउट अदर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर, सोशल स्टेटस, दे मे अनकॉन्शियसली फिल्टर इनकमिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर प्री कॉन्सेप्शंस। ऑब्वियस, अब ये जो प्रेजुडाइज है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है भाई, बहुत से जो प्रेजुडाइज के रीज़न वो रेस हो सकता है, जेंडर हो सकता है, सोशल स्टेटस भी हो सकता है। आजकल आप देखते हो ना, कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, तो एक डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रेजुडाइज तो वहीं होकर हो जाता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा रिच है तो अपने स्टेटस के लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखेगा, उन्हीं के साथ में उठेगा बैठेगा, वहीं पे काम करेगा, ठीक है, उनका एक मेंटल जो वो है वो वही सेट रहता है। वही हम बात कर लें, कोई पुअर पीपल्स होते हैं तो उनका एक बैकग्राउंड अलग होता है, उनका एक कम्युनिटी अलग होता है ना, वो तो एक जो प्रेजुडाइज है, जो थिंकिंग है दोनों के बीच की, वो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है। ऐसे जेंडर को लेकर भी होता है, ऐसी कल्चर जो आपके बैरियर्स होकर होते हैं वो इसी प्रेजुडाइज की वजह से होता है। ओके, सो यहाँ पे यही आंसर आपको लिख कर आना है। सो दिस कैन लीड द मिस इंटरप्रिटेशंस, इसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशंस क्रिएट होते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं और मिस एट्रीब्यूशंस होता है इंटेंशंस को लेकर। ओके, तो प्रेजुडाइज के आगे और क्या एक्सप्लेन करके आ सकते हो, देखो क्योंकि लॉन्ग आंसर है जैसे आपको पता है, मैंने बताया है। तो प्रेजुडाइज कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सिलेक्टिव अटेंशन, ओके, where individual focus on information that confirms their basis while ignoring or discounting contradictory evidence। बिना एविडेंस के आप समझ लेते हो, मान लेते हो कुछ भी, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट को जाने, है ना, तो कंसिक्वेंटली कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है और चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मिसजज करने लगते हो और मिस कम्युनिकेशन जैसी कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं, मिसट्रस्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, और वही जो आपकी रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो यही रीज़न है प्रेजुडाइज के, एग्जाम्पल्स के साथ भी लिख कर आ सकते हो, 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ में आप देख रहे हो, ये 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो 4 पॉइंट लिखकर आना है कंपलसरी, ठीक है, मार्क्स नहीं गंवाने हमें। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now next question is what is a common and effective way to overcome all communication barriers। अब देखो कम्युनिकेशन बैरियर के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हमने देख लिए हैं, अब यहाँ पे आपसे बोला है कि कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए क्या इफेक्टिव वे हो सकते हैं, क्या कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम किया जा सकता है। तो 3 टाइप के बैरियर्स हमने डिस्कस कर लिए, एक्सटर्नल बैरियर, इंटरनल बैरियर और मैसेज फॉर्मेशन के टाइम पे जो ऑब्स्टिकल्स परेशानियां आती हैं, है ना। तो बैरियर्स ऑब्स्टिकल्स होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है जो कम्युनिकेशन के टाइम पे फेस की जाती हैं, तो इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। पहला पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग इज अ कॉमन एंड हाईली इफेक्टिव मेथड फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर। देखो क्या लिख कर आओगे पहले पॉइंट में आप कि यदि लिसनिंग स्किल्स इफेक्टिव है, यदि लिसनिंग स्किल्स प्रॉपर है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से कोई नहीं रुक सकता, किसी तरीके का कोई बैरियर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो, जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, जिस इंटेंशन से बात कर रहे हो, यदि रिसीवर उसी इंटेंशन से आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा है, देन इट विल बी इफेक्टिव ना।
तो एक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का होना जरूरी है, उसी के बेसिस पे फीडबैक मिलेगा, अदरवाइज फीडबैक भी नहीं मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग। अब एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या होना चाहिए? एक्टिव लिसनिंग के लिए कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, रिमेंबरिंग होना चाहिए व्हाट इज बीइंग सेड इन द कन्वर्सेशन। तो आप सेंडर की बात पे ध्यान दो, उसकी बात को समझो, रिकॉल करो उसने क्या कहा है, और समझने के बाद में उसकी बात पर फोकस करो और फिर रेस्पॉन्स करो। तो ये एक्टिव लिसनिंग में इंक्लूडेड होते हैं पॉइंट्स। सो बाय एक्टिवली लिसनिंग इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन इंटरेस्ट, एम्पैथी, रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर, फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। तो इससे क्या होगा? इससे एक ट्रस्ट डेवलप होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना, और एक जो ट्रस्ट बनता है, एक जो रिलेशनशिप बन जाती है भाई दो बंदों के बीच में, जब वो बातचीत कर रहे होते हैं इफेक्टिव होती है ना। तो जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी फ्रेंडशिप कब बेस्ट फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप कब इतनी स्ट्रांग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। जो वो बात बोल रहा है, सामने वाला उसकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, बदले में रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से उनका कम्युनिकेशन चलता है, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के, बिना कोई मिसकम्युनिकेशन के, है ना। सो की कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड गिविंग फुल अटेंशन, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन, आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ऑब्वियस, देखो यहाँ पर जो की कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर आपको अटेंशन मिले, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर मिले, प्रॉपर फीडबैक मिले। जैसे आप अपने पेरेंट्स से चाहते हो कि आप कुछ भी अगर अपने पेरेंट्स से पूछते हो तो वो आपको अटेंशन दे, आपकी बात को सुने, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करे, आपका केयर करे, ध्यान रखे। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होती है? जब आप उनके साथ वैसा बिहेव करते हो। तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग होना जरूरी है, और एक्टिव लिसनिंग के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, इसकी बेसिकली जरूरत पड़ती है। सो दिस अप्रोच एनकरेजेस ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। इस अप्रोच से, इस कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने से एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है और आप एनकरेज होते हो फर्दर रिस्पॉन्स के लिए। सो रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है, एंड प्रमोट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस आंसर में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखकर आने हैं। तो इसी तरीके के और भी जो होते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स टू इंडिविजुअल्स, एक्टिव लिसनिंग हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल के कुछ बैरियर्स को ओवरकम करने में। वो कौन कौन से हो सकते हैं? कल्चरल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर एंड एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन के टाइम पे जो ये बैरियर्स आते हैं, इनको भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड थ्रू द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। अब जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम पर, वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी हमने एक प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो सिंपल क्यों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वैसा ही कुछ है, वैसा ही रिलेटेड है। देखो सेम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लेकिन सीबीएसई घुमा फिरा के पूछती है, तो ये उसकी आदत है भाई। तो आपको इससे बचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि सीबीएसई कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर लिख कर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, है ना। तो आपने पढ़ा है टॉपिक्स, तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। सो द इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड थ्रू द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज क्लैरिटी होनी चाहिए। जब 7 C's आपने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर में आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, आपकी वोकैब क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज सही यूज करना चाहिए, ये क्लियर होता है ना। तो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड इज इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसिपिएंट। और जब ये सारी चीजें होंगी, क्लैरिटी होगी, तो मैसेज जो है वो रिसीवर को इजीली समझ में आ जाएगा, है ना, वो आपकी बात को इजीली समझ जाएगा। So when information is clear, it is expressed in as a straightforward, concise, unambiguous manner, leaving little room for confusion and misinterpretation. Obvious कि वहाँ पे कोई भी मिसकम्युनिकेशन का चांस नहीं होगा यदि इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होगी तो, है ना। और वहाँ पे कोई भी जो चीज़ होगी वो रिपीट नहीं होगी। अनएम्बिगियस का मतलब समझ में आता है कि आप बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, कॉन्साइज, शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में बात कर रहे हो। सो क्लियर कम्युनिकेशन एलिमिनेट्स अननेसेसरी jargon, वॉग लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, मेकिंग इट एक्सेसिबल वाइडर ऑडियंस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी? क्लियर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब क्लैरिटी और क्लियर जो पॉइंट था 7C का, वही एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं। कौन से 3 प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के? तो होपफुली ये भी आपको क्लियर है। क्या बताया था मैंने? तो यहाँ पे जो 3 की फैक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी।
या फिर आप यहाँ पे जो 7 C's में हमने 3 इंपॉर्टेंट C's जो पढ़े थे वो भी आप 3 C's लिख कर आ सकते हो, ठीक है। कि क्लैरिटी होना चाहिए आपकी बात में, और जो रिसीवर है वो आपकी बात को ध्यान से सुने, तभी क्या हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है। और थर्ड इज एम्पैथी, है ना। तो क्लैरिटी इंश्योर्स दैट मैसेज आर इजीली अंडरस्टूड, क्लैरिटी इंश्योर करता है कि मैसेज आपका इजीली समझ आ गया है रिसीवर के थ्रू, है ना। एंड अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा है। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स फुल्ली इंगेजिंग विद द स्पीकर, कि स्पीकर जो भी बात कह रहा है वो रिसीवर बहुत ध्यान से सुन रहा है और उसको समझने में कोई परेशानी नहीं है, और उसने फीडबैक भी सेंड किया है। Empathy involves understanding others' perspectives, feelings and needs, fostering connection and rapport. एम्पैथी क्या बताता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे, ट्रस्ट कैसे बन रहा है, रिलेशनशिप कैसे बन रही है, दोनों के पर्सपेक्टिव्स कैसे मैच कर रहे हैं, आप किस फीलिंग से एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये बेसिकली एम्पैथी डिनोट करती है। तो ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। मतलब वही बात हो गई कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों चीज़ होनी चाहिए। साथ ही आप जो मैसेज बोल रहे हो, मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए और रिसीवर उसको ध्यान से सुनने समझे और रिस्पॉन्स सेंड करे। तो जो कम्युनिकेशन साइकिल हमने पढ़ी जिसमें 7 C's एलिमेंट्स का भी यूज़ किया है वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 3 की फैक्टर्स कौन कौन से हो गए ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो व्हाइल राइटिंग अ मैसेज और सेंटेंस। जब आप कोई सेंटेंस फॉर्म करते हो या सेंटेंस लिखते हो तो आप किन रूल्स को ध्यान में रखते हो। तो यही लाइन्स सेम चीज़ें हमने बेसिक राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, है ना, घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, कोई एग्जाम्पल बेस्ड भी नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ 5 से 6 रूल पढ़ लिए थे, अब वो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। व्हेन राइटिंग सेंटेंस सेवरल रूल्स कंट्रीब्यूट टू क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस। फर्स्ट रूल क्या हो सकता है, इंश्योर ग्रामेटिकल करेक्टनेस। सबसे पहला रूल, जब भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो ग्रामेटिकल एरर्स को ना करो, जितना ज़्यादा हो सके ग्रामेटिकल जो आपकी मिस्टेक्स होती है उसको अवॉइड करो। प्रॉपर पंक्चुएशन का, फुल स्टॉप का, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा का यूज़ करो। जो भी सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उस सीक्वेंस का ध्यान रखो, है ना। कंसिस्टेंटली जो आप यूज़ कर रहे हो चीज़ें उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। नाउ कीप सेंटेंस कॉन्साइज एंड अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन एंड वर्बस्ट। कोई भी अननेसेसरी रिपीटेशन आपको नहीं रखना है अपने सेंटेंस में, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं रिपीटेशन नहीं रखना है, और जितना ज़्यादा शॉर्ट स्वीट सेंटेंस फॉर्म करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेंटेन कोहेरेंस, मतलब आपके जो सेंटेंस है, जो आप सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो, सपोज आपने 10 सेंटेंस लिखे किसी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो कोहेरेंसी होनी चाहिए, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, बेसिकली रिसीवर का अटेंशन बना रहेगा और वो इंगेज रहेगा और प्रॉपर तरीके से आपके सेंटेंसेस को पढ़ेगा। क्लियर। एडिशनली यदि हम बात करें इसमें और क्या ऐड करके आ सकते हो, सो इट वुड बी माइंडफुल ऑफ वर्ड चॉइस। वर्ड का जो चॉइस है वो सही होना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। जितना ज़्यादा सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। सेंटेंस लिखने के बाद एक बार प्रूफ रीड करना ना भूलें, ताकि प्रूफ रीडिंग के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपने कुछ गलती तो नहीं करी है। तो फाइनलाइजिंग करने के पहले, सेंटेंस को भेजने के पहले, मैसेज को कन्वे करने के पहले एक बार प्रूफ रीड कर लें। तो ये जो कुछ रूल्स है, क्लियर, कोहेरेंट, इम्पैक्टफुल, दैट एनहांस योर कम्युनिकेशन, है ना। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स। देखो अगेन क्वेश्चन आपका बेसिक राइटिंग स्किल से लिया हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। एडजेक्टिव्स क्या होता है और इसको आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई, अच्छे से पता है मैम। नाउन और प्रोनाउन को, नाउन को बेसिकली, प्रोनाउन को नहीं, नाउन वर्ड्स को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो अब आपने बॉय तो है लेकिन वो गुड बॉय है, तो नाउन को क्या कर रहे हो हम यहाँ पर, नाउन को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को और डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। तो गुड, बैड, स्लो, डाउन, ये सारे जो बेसिकली वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो अब यही आपको यहाँ पे एज अ डेफिनेशन लिख देना है कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स, pronouns, providing additional information about their opportunities, qualities, characteristics or attributes. They are detailed and specified to sentence, helping to paint
अ क्लियरर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ऑब्वियस प्रोनाउंस को भी यूज कर सकते हो, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ बैड गर्ल, है ना, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हो, नाउन का भी यूज़ कर सकते हो। इनको मॉडिफाई करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे फ्रेज की बात कर लें हम, इन दिस फ्रेज द टॉल ट्री, तो ट्री टॉल है, ट्री तो है, ट्री एक नाउन है, लेकिन उसकी क्वालिटी आप बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, टॉल ट्री। तो टॉल क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया, और ट्री क्या हो गया यहाँ पर? नाउन हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है वही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया हुआ है, शी वॉर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस नाउन हो गया लेकिन ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ड्रेस नाउन है। ओके, तो ऐसे आप किसी की क्वालिटीज बता सकते हो, बेसिकली वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अब आ गए हम सेक्शन सी पर, विच इज लास्ट सेक्शन। इसके भी आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलना है, और ये अगेन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आर्यन इज स्पीकिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन सेमिनार। सेमिनार में आर्यन ने पहली बार कहा, पहली बार बोला है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, कितने स्टूडेंट्स जो सेमिनार कंडक्ट करते हैं, जो सेमिनार में पहली बार बोलते हैं, या आपके स्कूल में ही जो एक्सटेम्पोर्स वगैरह होते हैं उसमें आपको पहली बार बोलना होता है, बोर्ड पे आकर आपको चीज़ें समझानी होती है। तो एट दैट टाइम कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ हेजिटेट फील करते हैं, किसी को डर लगता है कि यार मैं कैसे बोलूँगा, कैसे समझाऊंगा टॉपिक। सारे स्टूडेंट को आता है, टीचर वहीं बैठे हैं, उनके सामने कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो ये डर झिझक सभी में रहता ही है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज होता है ना। चलिए, तो आर्यन एक स्टूडेंट है जिसे पहली बार सेमिनार में बोलना है। गिव सम टिप्स विच ही शुड फॉलो व्हाइल एड्रेसिंग द ऑडियंस। तो अब यहाँ पे आप आर्यन को क्या टिप्स दोगे जिससे कि वो ऑडियंस को एड्रेस कर सके, जिससे वो ऑडियंस को कैच कर सके, जिससे उसके जो भी स्पीच के पॉइंट्स हो ऑडियंस उससे इंगेज रह सके, और जो वो बोल रहा है वो ऑडियंस समझ सके। तो ऑल्सो सजेस्ट हाउ कैन यूज बॉडी लैंग्वेज टू कॉम्प्लीमेंट हिज स्पीच, और उसकी स्पीच के टाइम पर उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए जिससे उसका स्पीच और ज़्यादा अच्छा हो जाए, जिससे ऑडियंस उसको देखकर सारी चीज़ें समझ जाए कि ये क्या बोलने वाला है बंदा, किस तरीके से बोलने वाला है ना। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। इनडायरेक्टली यही पूछा है ना आपसे, तो आर्यन की हेल्प कैसे करोगे? फर्स्ट उसका स्पीच प्रिपरेशन में, कि यदि आप स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करने के बाद में उसको रिहर्स करो। तो ये जब आप स्पीच को रिहर्स कर रहे हो तो आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। इसे हम किस टाइप का कम्युनिकेशन कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये बेसिकली आपका प्रिपरेशन हो गया, है ना। दूसरा, तो पहले तो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो, रिहर्स कर लो उसको बार बार, ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। एंगेज कंटेंट विद द ऑडियंस थ्रू आई कॉन्टैक्ट एंड जेन्युइन एंथुसिज्म। तो एक जेन्युइन एंथुसिज्म के साथ में, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ में अपने कंटेंट को ऑडियंस के साथ रिप्रेजेंट करो। मतलब सारी ऑडियंस के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि ऑडियंस आपके साथ इंगेज रह सके, और प्रॉपर एंथुसिज्म के साथ में आपको अपनी बात कहनी होगी। तो यही पॉइंट आप आर्यन को समझा सकते हो। क्लैरिटी, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू इंश्योर अंडरस्टैंड। अब आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो वॉइस में बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बोल रहे हो। आपका टोन, आपका पिच जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको जहाँ लगता है किसी पॉइंट पे आपको लाउड वॉइस में बोलना है तो आप लाउड वॉइस बोल सकते हो। आपको जहाँ लगता है आपको किसी पॉइंट को स्लो बोलना है तो आप उस तरीके से बोलो। मतलब एक बैलेंस बना होना चाहिए प्रॉपरली टोन में। तो क्लैरिटी मेंटेन करना है, अदरवाइज जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज स्पीच विद क्लियर बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। वही स्ट्रक्चर का मतलब वही है कि जो स्पीच है उसका प्रॉपर बिगिनिंग रखो, शानदार बिगिनिंग रखो, एंड भी शानदार रखो, मिडिल का जो पोर्शन है वो भी अच्छा रखो। मतलब एक इफेक्टिव होना चाहिए कि लोग सुनकर बात को समझ सके, बात में दम होना चाहिए कुल मिला के। कॉन्फिडेंस, मेंटेन गुड पोस्चर, स्माइल एंड प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्पीच दे रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो, आई कांटेक्ट प्रॉपर रखो, और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है गुड पोस्चर्स को मेंटेन करो। जहाँ आपको लगता है पॉइंट करके बोलना है किसी पॉइंट को, किसी चीज़ को, आप सपोज कोई सेमिनार दे रहे हो तो आपको इस लाइन को पॉइंट करना है, इसे हाईलाइट करना है। आपका जो बॉडी गेस्चर पोस्चर हो सकता है वो प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। Gestures use natural movements or emphasis points, pauses, incorporated pauses for emphasis and allow audience reflection. ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूएशन में बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, सांस भी नहीं ले रहे हो। जहां आपको लगता है जिस सेंटेंस के बाद आपको पॉज लेना है तो आप प्रॉपर पॉज लेके बोलो, ताकि ऑडियंस भी सुन सके, समझ सके चीज़ों को, है ना।
तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। वहीं ऑथेंटिसिटी, विजुअल एड्स और फीडबैक का यूज कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बी हिमसेल्फ अलोइंग पर्सनालिटी टू शाइन थ्रू। और वहीं विजुअल एड्स का यूज मतलब आप अपने स्पीच में कुछ विजुअल ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो जिससे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फीडबैक, जो भी ऑडियंस आपको फीडबैक देगी आपके स्पीच के बाद वो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए होगा, तो उस फीडबैक को भी पॉजिटिव लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको आर्यन को बताना होंगे, है ना। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ गए हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। आपकी बुक में जो ब्रेन डेवलपर दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल के 5 चैप्टर का, उसका लास्ट क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। दैट इज प्रियो लिव्स एट अ हॉस्टल इन नैनीताल, शी कॉल्स हर फादर हु लिव्स इन दिल्ली। प्रियो जो है वो नैनीताल के किसी हॉस्टल में रहती है। अब उसने अपने पापा को कॉल किया जो कि दिल्ली में है, टू गेट हिज अप्रूवल फॉर ज्वाइनिंग कराटे क्लासेस। मतलब वो अपने पापा से कराटे क्लासेस का अप्रूवल लेना चाहती है, वो चाहती है कराटे क्लासेस को ज्वाइन करना जो कि विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन अर स्कूल, जो कि स्कूल में स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट सेशन से। सो हाउएवर ड्यू टू डिसरप्शन इन द फोन लाइन, अब ये सब बातें प्रियू कैसे कर रही है, फोन लाइन पे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ जो टेलीफोनिक बातें चल रही हैं प्रियू की अपने फादर के साथ, उस टाइम पे कुछ डिस्ट्रप्शंस होते हैं, ठीक है। मे बी सिग्नल वीक हो सकता है या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, या किसी रीज़न से फ़ोन कट हो सकता है या वॉइस ब्रेक हो सकती है सिग्नल वीक होने की वजह से। तो उसके फादर जो है उसकी बात को प्रॉपरली फ़ोन लाइन पर सुन नहीं पाए और प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं दिया। सो शी गॉट वेरी अपसेट, तो अब वो बहुत अपसेट हो गई। नाउ विच अदर मीडियम कैन शी यूज टू गेट इमीडिएट अप्रूवल फॉर हर फादर। तो अब टेलीफोन लाइन के अलावा वो और कौन सा मीडियम यूज़ कर सकती है जिसके थ्रू वो अपने पापा से कम्युनिकेट कर सकती है, अपने फादर से कम्युनिकेट कर सकती है और उनसे कराटे क्लासेस के लिए अप्रूवल ले सकती है। एक जनरल सी सिचुएशन दी हुई है, आप भी अपने घरों में अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हो, किसी को म्यूजिक क्लास जाना होता है, किसी को डांस क्लास जाना होता है, कोई बच्चा कराटे में इंटरेस्टेड होता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, क्रिकेट ज्वाइन करता है, स्टेडियम ज्वाइन करता है, तो आप प्रॉपर परमिशन के साथ में ही काम करते हो, है ना। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई अदर सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यदि इस तरीके का जब कोई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है, जैसे टेलीफोन लाइंस में सिग्नल्स वीक हो गया, तो यहाँ पे आप और क्या सोर्स का यूज़ कर सकते हो जिससे आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या सजेस्ट करोगे प्रियो को। तो देखो भाई, यहाँ पे फोन लाइन डिस्टर्ब हुई है तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है सिग्नल्स वीक हो, तो आप ऐसी जगह पर जाकर फिर से कॉल बैक कर लो जहाँ सिग्नल्स प्रॉपरली हो, या फिर आप अदर मीन्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे टेलीफोन का यूज़ कर रहे हो और अगर सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो। टेलीफोन लाइंस पे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप रिटर्न कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ईमेल के थ्रू अपने फादर को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, शी कुड सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और ईमेल एक्सप्लेनिंग हर डिजायर टू जॉइन द कराटे क्लास एंड रिक्वेस्टिंग हिज अप्रूवल। तो भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आपके फादर यूज़ करते हो उसका यूज़ कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, है ना। तो यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने जो लिखे हुए हैं, देख लो। ऑल्टरनेटिवली व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स और रिलेटिव एक्सेस टू फोन रिले द मैसेज हर फादर ऑन बिहाफ। यदि कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके बेसिस पे बता सकता है आपके फादर को, तो आप उस फ्रेंड के थ्रू भी बात पहुँचवा सकते हो। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना इस तरीके के, उनका आंसर्स हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो मैम ने लिखा है वही हमें लिखना है, ऐसा लिखा है तो इसी तरीके से लिखना है। इससे आप पॉइंट वाइज लिख कर आओगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज टू द पॉइंट आंसर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलती आ रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन, जो काफ़ी लेंदी था बट था इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके 110% आने की आपके एग्जाम में चांसेस है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सारी चीज़ कवर करवाने वाली हूँ द वन एंड ओनली डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।